जी हाँ दोस्तों, सेमेस्टर 3 एएससी 3 हिंदी में केवल और केवल आपको 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना दोस्तों, और यही चारों क्वेश्चन के अंदर आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको स्क्रीन पर पिछला साल का पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। जो जो आपको प्रीवियस ईयर का स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, वो सब का सब इसी के अंदर से आए हुए हैं। आप लोग देख लो, या तो वो पहला क्वेश्चन के अंतर्गत आया है, भले क्वेश्चन हल्का घुमा दिया है, ठीक है, तो घुमाएगा तो भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। या तो वो क्वेश्चन नंबर दूसरा से आए हैं, या तो तीसरा से, या तो चौथा से। यही केवल 4 ऐसे क्वेश्चन है, इसी से सारे पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आपको सिलेबस यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों बड़ा रूप से। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको केवल 2 इकाई पढ़ के जाना, सिलेबस भी कोई बड़ा नहीं है। ठीक, आपको केवल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। पहला क्वेश्चन को इस टाइप से या इस टाइप से घुमा करके दे सकता है। अब अगर मान लो कि इस टाइप से नहीं दिया, इस टाइप से दे दिया, तो कहाँ पर हमको चेंजिंग करना है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि भाषा से 2 क्वेश्चन रहेगा और दोनों में तो आंसर आप सेम लिखोगे नहीं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा और चौथा। केवल ये 4 क्वेश्चन पढ़ के जाओ दोस्तों। यकीन मानो, ये 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी के अंदर से आएगा। और एएससी हिंदी में 3 ही क्वेश्चन बनाना होता है। 15-15 मार्क्स का वहाँ पे क्वेश्चन रहता है। आपको कोई 3 ही प्रश्न बनाना होता है। 5 दिया रहेगा, उसमें से कोई 3 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक एक करके हम आपको आंसर के साथ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाषा का परिभाषा देते हुए उसके विविध रूपों पर प्रकाश डालें। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके उत्तरोत्तर विकास पर प्रकाश डाला। अब ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ भी भाषा के बारे में पूछा गया। यहाँ पर भाषा का परिभाषा और यहाँ पर विविध रूप पूछा गया है। यहाँ पर भाषा का स्वरूप पूछा गया है, तो भाषा का जो परिभाषा है ना दोस्तों, वो इसमें भी लिखेंगे, इसके जैसा परिभाषा इसमें भी लिखेंगे, लेकिन इसमें स्वरूप को लिखना है और इसके विकास को लिखना है, जबकि इसमें विविध रूप सिर्फ लिखा हुआ था। ठीक है, रूप और स्वरूप लगभग एक ही जैसा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या, भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा के महत्व का व्याख्या करो। देखो, यहाँ भी परिभाषा देना है, लेकिन इसका महत्व लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, भाषा का प्राकृतिक और विशेषता को स्पष्ट करें। यहाँ पर प्राकृतिक और विशेषता दे दिया है। तो ये पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे भाषा की अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, इसका विकास बताएंगे, इसका विकास कैसे हुआ उसके बारे में बताएंगे, फिर इसका विविध रूप बताएंगे दोस्तों, स्वरूप को बताएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद इसका महत्व को बताएंगे, उसके बाद इसका प्राकृतिक और विशेषता को भी बताएंगे। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। मान लो कि क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसे, तो सिर्फ आपको परिभाषा लिखना है, इसके रूप लिखना है। मान लो क्वेश्चन ये वाला दे दे, तो आपको भाषा की ये जो परिभाषा है वो लिखना ही पड़ेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन दे, परिभाषा तो लिखना ही पड़ता है। तो भाषा की परिभाषा लिखना पड़ेगा आपको, और इसके प्राकृतिक और विशेषता वाला जोड़ देना है। ये वाला आ जाए तो परिभाषा लिख करके इसका महत्व लिख देना है। ठीक है, तो हम एक ही वीडियो में हम कंप्लीट आपको बता रहे हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बिल्कुल आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे और बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए। कि जो अभी हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, लिखते हैं, इसका विकास कैसे हुआ, आखिर ये दुनिया में आया कैसे हिंदी भाषा। ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में हमको लिखना है। ठीक है, कि हिंदी भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये समझाएंगे दोस्तों, उसके बाद बहुत ही आसान तरीका से आपको हर एक कुछ समझ में आएगा। देखिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली हिंदी भाषा का विकास हो गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले संस्कृत भाषा आया, उसके बाद जब संस्कृत भाषा आया, उसके बाद इसमें थोड़ा सा सुधार किया गया। उसके बाद संस्कृत भाषा जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद पाली भाषा आया, और जैसे ही पाली भाषा खत्म हुआ, उसके बाद प्राकृत भाषा आया, और जैसे ही प्राकृत भाषा खत्म हुआ, उसके बाद आया अपभ्रंश भाषा, और उसके बाद हमारा आया यहाँ पे हिंदी भाषा। तो इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाकर के कहीं ना कहीं हमारा हिंदी भाषा का उत्पत्ति हुआ। अब अगर हम ऐसे बोले ना, तो हिंदी भाषा की जो जन्मदाता है वो कौन सा है, संस्कृत। क्योंकि अगर संस्कृत ना होता तो आज हमारा हिंदी भी ना होता। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसके बाद आया हिंदी, तो अपभ्रंश के बाद। लेकिन इसका जन्मदाता कौन है, तो संस्कृत हिंदी का जन्मदाता है। और ये जो हिंदी आया वो किस भाषा के बाद आया, तो अपभ्रंश भाषा के बाद आया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे ना कि जो संस्कृत भाषा तो आया, लेकिन ये किस साल में आया, किस काल में आया,
पाली भाषा किस साल में आया, यानी कि कौन सा टाइम में आया, फिर प्राकृत भाषा किस टाइम में आया, अपभ्रंश भाषा किस टाइम में आया और हिंदी भाषा किस टाइम में आया। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। हिंदी भाषा देखिए आपको टोटल पता है दोस्तों कि 3 प्रकार के काल होता है, ठीक है। एक प्राचीन भारतीय काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। प्राचीन मतलब पुराना समय, मध्यकालीन मतलब बीचों बीच का समय और आधुनिक मतलब अभी का समय, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय काल को माना जाता है 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व। पहले समय उल्टा होता था, यानी कि पहले अभी जैसे 2025 है, फिर 2026 होगा, 2027 होगा, लेकिन पहले क्या होता था, समय घटता था। जैसे 2025 है तो 2024, ठीक है। तो प्राचीन भारतीय काल को माना जाता है 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन 500 से 1000, ठीक है। देखिए पहले घटा 1500 से 500, फिर 500 से अब बढ़ने लगा, जब मैं आ गया पूरा जीरो पर, उसके बाद फिर बढ़ने लगा, ठीक है। तो 500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और आधुनिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से अब तक आने के अभी तक, यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अब तक आने के अभी तक, ठीक है। 1000 ईस्वी से अभी तक, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया 1500 से 500, 500 से 1000 और 1000 से लेकर के अभी तक। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्राचीन भारतीय है ना, जिसको काल माना जाता है 1500 से लेकर के 500 ईसा पूर्व, इस टाइम हमारा संस्कृत भाषा का क्या हुआ, विकसित हुआ। संस्कृत भाषा मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये वाला भाषा, ठीक है, ये वाला। और ये 1500 से लेकर के कहाँ तक, 500 तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मध्यकालीन काल, जिसको 500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें 3 भाषा का विकसित हुआ। इसी समय पाली भाषा आया, और इसी समय प्राकृत भाषा आया, और इसी समय हमारा अपभ्रंश भाषा आया। पाली भाषा का जो समय काल था वो 500 से 1 ईस्वी तक, फिर 1 से लेकर के 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश भाषा का 500 से 1000 ईस्वी तक, ठीक है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया कि जो संस्कृत भाषा दिख रहा है ये जो है वो प्राचीन काल में विकसित हुआ। और पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा, ये जो 3 भाषा है ना, ये हमारा विकसित हुआ कब, मध्यकालीन काल में, ठीक है। उसके बाद जो आधुनिक काल यानी कि अभी का काल है, जिसको 1000 ईस्वी से अभी तक का समय माना जाता है, इसमें हिंदी का विकसित हुआ, ठीक है। किसका विकसित हुआ, हिंदी भाषा आया। और इसका समय काल क्या है हिंदी का, तो 1000 ईस्वी से लेकर के अभी तक ये हिंदी हम लोग यूज करते हैं। हिंदी जो यूज होना स्टार्ट हुआ था ना, वो 1000 ईस्वी से ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और अभी 2025 आ गया, अभी तक ये हिंदी चल ही रहा है, ठीक है। हो सकता है को आने वाला टाइम में हिंदी भी खत्म हो जाए और सिर्फ अंग्रेजी ही रहे, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ अभी पढ़ना है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो पहले संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और उसके बाद हिंदी आया, ठीक है। तो ये आपको चार्ट याद रखना है, क्योंकि यही सब चीज़ों के बारे में हम आगे डीपली में चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे कि प्राचीन भारतीय में संस्कृत का भाषा का विकसित कैसे हुआ, मध्यकालीन काल में ये तीनों भाषा का विकसित कैसे हुआ, फिर आधुनिक काल में ये हिंदी का कैसे विकसित हुआ। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन में, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे भाषा का बात चल रहा है, तो थोड़ा सा भाषा का अर्थ जानते हैं, ठीक है। तो भाषा शब्द जो संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ है, किससे हुआ है, भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। मतलब भाषा का सीधा सीधे अर्थ क्या होता है, कुछ बोलना या तो फिर कहना। इसका डेफिनेशन है कि भाषा वह साधन है ना, भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के सामने अपने भाव को, अपने विचार को प्रकट करता है। अगर हम अपने भाव या तो विचार, अंदर की कुछ भी चीज़ों को अगर आपके सामने रख रहे हैं तो भाषा के माध्यम से रख रहे हैं। या तो हम हिंदी में आपको बताएंगे, या तो इंग्लिश में बताएंगे, या तो खोटा में बताएंगे, तो ये सब भाषा ही है ना। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने कुछ भी अपनी चीज़ों को प्रकट करता है ना, जिस भी माध्यम से प्रकट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने भाषा का डेफिनेशन देख लिया। अब यहाँ से हम नीचे हम बस ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी आया कैसे, हिंदी आया कैसे, ठीक है। चलिए देखिए, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, हमारा ऋग्वेद है। अगर मैं संसार की बात करूं, भारत का नहीं पूरा संसार का, तो उसका जो सबसे ज़्यादा पुराना ग्रंथ है ना, वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से पहले ही संभव कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप नहीं प्राप्त हुआ। मतलब इनका ये कहना है कि संसार का सबसे ज़्यादा जो प्राचीन ग्रंथ है ना, वो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद को लिखा गया संस्कृत में, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा। और संस्कृत में लिखा गया, और ऐसा बताया गया कि ऋग्वेद से पुराना और भी कोई वेद हो ही नहीं सकता। संभव ये नहीं कि इसके पहले भी और कोई ऋग्वेद होगा। अगर होगा भी तो उसका लिखित कोई प्रमाण नहीं मिला है। और ऋग्वेद को लिखा गया संस्कृत में, इसका मतलब साफ साफ है कि ऋग्वेद जो लिखा गया वो संस्कृत में लिखा गया है।
इसका मतलब जब बहुत पुराना सा ही हिंदी चलती हुआ आ रहा है, क्योंकि हिंदी का उत्पत्ति जो हुआ है वो कहाँ से हुआ है, संस्कृत से ही हुआ है। और संस्कृत में कौन भाषा, संस्कृत से ही लिखा गया ऋग्वेद, और ऋग्वेद बहुत ही पहले की ग्रंथ है। मतलब जब ऋग्वेद लिखा गया होगा उस टाइम भी संस्कृत चलता होगा, और संस्कृत से ही तो हमारा हिंदी आया ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट अगर आपको अलग लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से आपको मैन स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले भाषा का डेफिनेशन देना है, उसके बाद थोड़ा सा कुछ यहाँ पे बताना है कि हिंदी भाषा का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि पहले क्या हुआ, संस्कृत भाषा, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो हिंदी से पहले क्या हमारा हुआ, अपभ्रंश भाषा। तो हिंदी का जो विकास हुआ अपभ्रंश भाषा से हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारा कि हिंदी का जो विकास कर्म है, देखिए हिंदी का जो विकास कर्म यानी जो हिंदी विकास किया उसका कर्म क्या है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये तो मैंने एक छोटा छोटा पॉइंट देखा। अब यहाँ से मैंने आपका आंसर स्टार्ट होगा कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। तो सबसे पहले देखिए हिंदी का जन्म संस्कृत की एक कोख से हुआ है। जो हिंदी का जन्म वो कहाँ से हुआ, संस्कृत से हुआ, क्योंकि सबसे पहला भाषा हमारा कौन था, संस्कृत था, ठीक है। तो संस्कृत की कोख से हुआ है, जिसके 3500 से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 3 भागों में विभाजित करके हम हिंदी की उत्पत्ति का विकास क्रम निर्धारित कर सकते हैं। देखिए इनका ये कहना है कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुआ है, और अगर यहाँ से यहाँ तक का समय देखें ना तो लगभग 3500 तक का समय लग रहा है, ठीक है। 3500 तक का समय यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में हमको 3 प्रकार का समय भी तो लगा। एक लगा प्राचीन काल, और ये तीनों हम लोग किस साल में विकसित हुआ, मध्यकालीन में, और हिंदी आधुनिक काल में, ठीक है। यानी कि एक प्राचीन भारतीय काल जो 1500 से 500 तक चला, मध्यकालीन भारतीय काल जो 500 से 1000 तक चला, और आधुनिक भारतीय काल जो 1000 से अभी तक चल रहा है। अब यही तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और देखिए इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है हिंदी भाषा के उद्भव और विकास। उसके बाद आपको लिख देना कि जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ वो 3 काल में हुआ, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और एक आधुनिक काल। इसके बाद आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्राचीन भारतीय काल, ठीक है। प्राचीन भारतीय काल में कौन सा भाषा विकसित हुआ, संस्कृति भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा। देखिए प्राचीन भारतीय काल में कौन सा भाषा विकसित हुआ, संस्कृत भाषा, ठीक है। तो देखिए प्राचीन भारतीय काल में संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ, और संस्कृत भी 2 भागों में बट गए। उस टाइम प्राचीन भारतीय काल में क्या हुआ, संस्कृत भाषा जो उत्पन्न हुआ ना, संस्कृत भाषा जो विकास हुआ ना, इस टाइम वहाँ पे संस्कृत भाषा को भी 2 भागों में बांट दिया गया, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति, ठीक है। एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो देखिए वैदिक संस्कृत किसको कहा गया, तो देखिए यहाँ पे मूल रूप से जो वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे ही वैदिक संस्कृत कहा गया। यानी कि उस टाइम जो वेदों की रचना जिस भाषा में हुआ था ना, वेदों की रचना, उसी भाषा को यहाँ पे वैदिक संस्कृति कहा गया। जो उस टाइम वैदिक यानी वेद जो लिखे जाता था ना, उस जिस भाषा में लिखा जाता था ना, उसी को वैदिक संस्कृत कहते हैं। और भी देख लीजिए वैदिक संस्कृत के बारे में। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद से पहले भी संभव कोई भाषा विद्वान रही होगी, परंतु आज तक उसका कोई लिखित सबूत नहीं पाया गया है। इससे यह अनुमान होता है कि संभवतः आर्यों की सबसे प्राचीन भाषा ऋग्वेद की ही भाषा है, यानी कि वैदिक संस्कृत भाषा ही है। वही बात है दोस्तों कि ऋग्वेद सबसे पुराना हमारा क्या है, वेद है, और वेद को लिखा गया था वैदिक संस्कृति में, यानी कि संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसका मतलब ये साफ साफ है कि सबसे पुराना और सबसे प्राचीन भाषा हमारा क्या रहा होगा, संस्कृत रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसी का एक और पॉइंट देखिए दोस्तों कि वेदों के अध्ययन से स्पष्ट देखा जा सकता है कि वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव आता चला गया। देखिए वेदों के अध्ययन से, क्योंकि देखो वेद को जो लिखा गया था संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और अगर हम वेद का अध्ययन करें ना तो पढ़ें ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव किया गया। मतलब वैदिक संस्कृत को भी लगा ऐसा वहाँ पे लगने लगा कि वैदिक संस्कृत भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो इसमें भी क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। उसके बाद आ गया लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब देखते हैं लौकिक संस्कृत। तो संस्कृत का उपयोग सही साहित्य में भी हुआ है, इसे ही लौकिक संस्कृत कहते हैं। जो वेदों में प्रयोग हुआ था उसको हम लोग वैदिक संस्कृत बोलते हैं, और लौकिक संस्कृत जो साहित्य में प्रयोग किया गया, जो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया उसे लौकिक संस्कृत कहते हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया
और इसे व्याकरणबद्ध किया। अब देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, पहले वैदिक संस्कृत आया था, लेकिन इसमें कुछ गलतियां था, इसमें कुछ सुधार किया गया, बदलाव किया गया। अब बदलाव क्या किया गया, जो भी कुछ बदलाव किया गया बाद में उसको लौकिक संस्कृत में किया गया, है ना। पहले वैदिक संस्कृत था, उसमें कुछ बदलाव किया गया, तो उसके बाद ये क्या हो गया, लौकिक संस्कृत हो गया। और इसमें क्या बदलाव किया गया, तो इसमें जो बिगड़ रहा था ना, यानी जो इसमें देखा गया था कि इसमें कुछ चीज़ें बिगड़ रहा है, उसको संस्कार किया गया, मतलब सही किया गया, और व्याकरणबद्ध किया गया, मतलब उसमें कुछ व्याकरण को जोड़ा गया, ठीक है, ताकि हमारा जो शब्द है, भाषा, वो स्पष्ट हो जाए, सही रहे, ठीक है। वैदिक संस्कृत से काफ़ी भिन्न है। और देखिए, ये जो हमारा लौकिक संस्कृत है ना, इसके पहले जो मैंने वैदिक संस्कृत पढ़ा उससे ये काफ़ी भिन्न है। क्यों? क्योंकि इसमें व्याकरण का प्रयोग किया गया, मतलब हर बार प्रयास किया जा रहा है कि पहले वाला भाषा से अगला भाषा क्या हो, थोड़ा सा आसान हो, जिससे लौकिक संस्कृत कहा गया, ठीक है। जो रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ जो लिखे गए ना, वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं, ठीक है। अब चलिए, मैंने यहाँ पे हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने ये देखा कि प्राचीन भारत ये में संस्कृत भाषा का क्या हुआ, विकसित हुआ। और संस्कृत भाषा उस टाइम दो भागों में बट गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ विकास नहीं हो पाया, तो इसमें जो सुधार किया गया ना, उससे फिर जाकर के बना लौकिक संस्कृत, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम लोग, संस्कृत भाषा खत्म हो गया। अब देखते हैं मध्यकालीन भाषा, भारतीय काल में। मध्यकालीन भारतीय काल में 3 प्रकार का भाषा यहाँ पे विकसित होता है, ठीक है। ये जो मध्यकालीन भारतीय काल है, इसमें 3 प्रकार का भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। अभी तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अभी मेरा भाषा स्टार्ट नहीं हुआ है, पाली भाषा, प्राकृत और अपभ्रंश यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए, पाली यहाँ से, फिर आगे भी स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ से इधर ये क्या बोल रहा है वो देखिए पहले। इस काल में, यानी कि मध्यकालीन काल का बात चल रहा है, ठीक है। इस काल में पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा का विकसित हुआ, ठीक है। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ, ठीक है। और इस समय लगभग किस भाषा का विकास हुआ, लोक भाषा का विकास हुआ। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ, ठीक है। और इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे ही प्राकृत भाषा कहा गया। यहाँ पे देखिए, लोक, जो लोग है, ठीक है, यहाँ पे लोक लिखा गया, लोक, ठीक है। यहाँ पे लोक नहीं, बल्कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोग लिखेंगे, ठीक है, लोग। अब यहाँ पे देखिए, इस काल में, यानी कि उस समय लोगों की जो भाषा विकास हुआ ना, यानी कि जो लोगों का बोलने का, ठीक है, ये सब चीज़ों का जो भाषा विकास हुआ ना, उस समय लोग उसको क्या बोलते थे, प्राकृत कहा गया। यानी उस टाइम जो लोगों का भाषा विकसित हुआ उसको प्राकृत कहा गया, ठीक है, प्राकृत। अब ये मत समझना कि ये प्राकृत भाषा, नहीं, ये प्राकृत कहा गया, अभी प्राकृत भाषा नहीं आया, ठीक है, प्राकृत कहा गया। मतलब उस टाइम उन लोग जो भी भाषा को बोलते थे ना, उसको प्राकृत कहा गया। चाहे पाली भाषा बोलते हो, चाहे प्राकृत भाषा बोलते हो, चाहे अपभ्रंश भाषा बोलता हो, सबको क्या कहा गया, तो प्राकृत कहा गया। क्या कहा गया, प्राकृत कहा गया, ठीक है। आगे देखिए, प्राचीन काल में बोलचाल की जो भी भाषा तभी पड़ी हुई थी, यानी दबी पड़ी हुई थी, सॉरी, दबी पड़ी हुई थी, यानी प्राचीन काल में जो भी भाषा दबा पड़ा हुआ था ना, यानी कि जो दब गया था भाषा, उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया। यानी उस टाइम 3 भाषा ने सिर उठाया, जो यहाँ पे हम लोग 3 भाषा भी देख रहे थे, ठीक है। ये भाषा जो दबी पड़ी हुई थी, दबा हुआ था, ठीक है, लेकिन लोगों ने यही तीनों भाषा बोलना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए, ठीक है। इसी को बोला गया प्राकृत, सिर उठाया, जिसका प्राकृत विकास प्राकृत के रूप में हुआ, यानी जिसका विकास किसके रूप में हुआ, प्रकृति के रूप में हुआ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि वहाँ पे जो लोग भाषा बोलते थे ना, उसको प्राकृति कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, प्राकृति कहा गया। और प्राकृति को 3 भागों में बांटा गया। प्राकृतिक के अंतर्गत आ गया पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्राकृतिक निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में विकसित हुआ। जो प्राकृतिक है, यानी जो लोग वहाँ पे भाषा बोलते थे ना, उसको प्राकृतिक कहा गया। ये कोई भाषा नहीं है, यहाँ पे जो भी आप लोग प्राकृतिक पढ़ रहे हैं ना, ये कोई भाषा नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो लोग बोले जाते थे ना, यानी कि मध्यकालीन समय में जो भी भाषा बोला गया, हालांकि यहाँ पे 3 प्रकार का भाषा लिया गया है, और उसी तीनों भाषा को हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक को 3 भागों में बांटा गया, एक पाली भाषा, एक प्राकृतिक भाषा और एक अपभ्रंश भाषा, ठीक है। पाली भाषा क्या, तो प्राचीन काल की बोलचाल भाषा विकसित होते होते, या कहें तो सरल होते होते काफ़ी बदलाव
बदल गई, ठीक है, जिससे पाली का नाम दिया गया। देखिए अब इसके पहले हम लोग कौन सा भाषा बोले पढ़े थे, प्राचीन भाषा। तो जो प्राचीन काल की बोलचाल भाषा था ना, जो जो संस्कृत था, तो वो संस्कृत में विकसित होते होते मतलब संस्कृत नष्ट हो गया, फिर संस्कृत में विकास होते हो गया, थोड़ा सा व्याकरण में सुधार किया गया, तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें विकसित होते होते कहीं अगर कहीं आने के सरल होते होते सिंपल होते होते बहुत ज़्यादा समय लग गया, जिसको पाली नाम दिया गया। यानी संस्कृत भाषा के बाद क्या कौन सा भाषा आया, पाली भाषा। अब इसमें भी कुछ सुधार किया गया। अब उसके बाद देखते हैं प्राकृत भाषा। तो पाली भाषा के बाद बोलचाल की भाषा और परिवर्तन हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। यानी कि पाली भाषा को में भी क्या किया गया, परिवर्तन किया गया, और उसके बाद की जो भाषा है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत भाषा। सामान्य तौर पर जो भाषा प्राचीन काल की नहीं थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सरल थी, लोगों को समझ में आते थे, उसे ही प्राकृत भाषा कहा गया। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो प्राचीन की भाषा संस्कृत था ना, वो लोगों को धंसता नहीं था, ठीक है। तो जो भाषा बिल्कुल सिंपल था, जो लोग बोल सकते थे, ठीक है, जिसको लोग समझ सकते थे, जो आसान था, उसको प्राकृत भाषा कहा गया। और ये प्राकृत भाषा किसके बाद आया, तो ये पाली भाषा के बाद आया। उसके बाद पढ़ते हैं अपभ्रंश भाषा, ठीक है। तो यह भाषा प्राकृत भाषा के बाद की अवस्था है ना, इसके पहले कौन सा था, प्राकृत अवस्था था ना, तो ये भाषा प्राकृत अवस्था के बाद का है, ठीक है। क्योंकि कुछ दिनों बाद प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया, प्राकृत भाषा में भी परिवर्तन हो गया और लिखित प्राकृतिक का विकास रुक गया। और जो लिखित प्राकृतिक भाषा है ना, उसका विकास रुक गया, मतलब प्राकृत जो भाषा वो अब आगे बढ़ ही नहीं रहा था, ठीक है। परंतु कथित प्राकृतिक विकसित अर्थात परिवर्तन होती गई। यानी कि जो फिर प्राकृतिक भाषा है ना, उसका विकास होते गया, उसमें कुछ परिवर्तन होते गया। लिखित प्राकृतिक के आचार्यों ने, यानी जो लिखित प्राकृतिक के आचार्य थे ना, इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया। अब देखिए, जो प्राकृत भाषा था उसमें जो भी कुछ बदलाव किया गया, जो भी कुछ उसमें सुझाव दिया गया, उसका आगे नाम क्या दे दिया गया, अपभ्रंश भाषा दे दिया गया। मतलब प्राकृत भाषा में भी सुधार किया गया और इसके बाद अपभ्रंश भाषा सामने आ गया, ठीक है। इन आचार्यों के अनुसार, जो आचार्य लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनके अनुसार से ये जो अपभ्रंश का मतलब है कि बिगड़ी हुई भाषा, यहाँ बिगड़ी हुई होगा, ठीक है, बिगड़ी हुई भाषा। मतलब कि जो प्राकृत भाषा में भाषा बिगड़ गया तो उसको जो सुधारा गया ना, उसी का नाम दिया गया अपभ्रंश भाषा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपभ्रंश भाषा का मतलब क्या है दोस्तों, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ी हुई भाषा, यानी कि जो बिगड़ गया था ना भाषा, उसको सुधारा गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आधुनिक भारतीय काल देखते हैं जहाँ पे हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। तो आधुनिक भारतीय काल में हिंदी एवं अन्य आधुनिक भाषाएं विकसित हुआ। हिंदी तो हुआ ही हुआ, इसके साथ और भी हुआ, जैसे अभी खोटर नहीं यूज करते हैं, भोजपुरी यूज नहीं करते हैं, राजस्थानी यूज करते हैं, हरियाणी यूज करते हैं। तो अभी आधुनिक समय में हिंदी तो यूज हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ और भी भाषाएं यूज हुआ, ठीक है। आगे देखिए, मध्यकालीन युग समाप्त हो गया, उसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का युग आरंभ हो गया, है ना। यानी जब मध्यकालीन का समय खत्म होगा, उसके बाद आ गया आधुनिक समय, जिसमें हिंदी का विकास हुआ, ठीक है। इस काल में अनेक भाषाओं जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बिहारी, बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, है ना, आदि भाषा का विकास हुआ, जिसे समग्र रूप से हिंदी कहा गया। देखो, ये सभी भाषा का विकास हुआ, और इसके अगर मिलावट रूप को देखें ना, अगर एक भाषा में बोले ना, तो यही सब भाषा को क्या कहा गया, हिंदी। यही सब भाषा को क्या कहा गया, हिंदी, ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोगों ने ये देखा दोस्तों कि तीन काल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों में हमारा किस प्रकार से कौन सा भाषा का विकास हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखें कि सबसे लास्ट तक आते आते किसका विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। और भी कुछ ऐसा तरीका देखते हैं जहाँ पे हिंदी का विकास हुआ हो। थोड़ा सा फिर से आ जाते हैं मध्यकालीन हिंदी में, ठीक है, मध्यकालीन समय में, ठीक है। तो मध्य युग हिंदी में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली, मतलब मध्य युग में, यानी कि मध्यकालीन जब समय चल रहा था ना, उस टाइम हिंदी बहुत ज़्यादा फली फूली, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी का विकास हुआ। कैसे, क्योंकि उस टाइम हिंदी में भक्ति आंदोलन में हिंदी खूब फली फूली। जो भक्ति आंदोलन होता था ना उस टाइम, मध्यकालीन समय में जो भक्ति का आंदोलन होता था, उस टाइम हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। पूरे देश के भक्त कवियों ने, उस टाइम जितने पूरे देश के कवि लोग थे ना, वो अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया करते थे। यानी जो कवि लोग उस टाइम लोगों तक जो भी कुछ संदेश पहुंचाते थे ना, जो कविता लिखते थे ना, वो हिंदी भाषा में ही लिखा करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट है स्वतंत्रता के समय हिंदी। हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय भी हिंदी का प्रयोग किया जाता था। जैसे महात्मा गांधी, ये सब जो नेता लोग थे जो हमारे देश को विकास करने में अहम भूमिका निभाए, वो लोग भी हिंदी का भाषा का ही प्रयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के समय भी हिंदी का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, यानी उस जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी, हिंदी में प्रयोग किया जाता था और हिंदी पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, जो पत्रकारिता जो उस टाइम भी कुछ छपता था ना, वो हिंदी भाषा में ही छपता था। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्रीय नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे। ठीक है, यानी उस टाइम अनेक नेता लोग जो राष्ट्रभाषा है उसको हिंदी के रूप में देखने लगे और हिंदी का विकास धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद भी हिंदी का प्रयोग कैसे होने लगा। तो हिंदी भाषा का जितनी मांग है इंटरनेट पर उतनी उपलब्धता नहीं है। मतलब अगर हम आज देखें ना तो हिंदी भाषा का जितना मांग है ना उतना तो अभी इंटरनेट पर भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से भारत में इंटरनेट का विकास हुआ है उसी तरह से हिंदी भी इंटरनेट पर छा रही है। मतलब अभी देखिएगा तो जितना इंटरनेट विकास हुआ है उतना हमारा हिंदी भाषा भी विकास हुआ है। अभी आप इंटरनेट पर चले जाओ, गूगल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हर चीज़ आपको हिंदी भाषा में मिल जाएगा। ठीक है, समाचार पत्र से लेकर हिंदी ब्लॉग तक अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। आप जाके ब्लॉग कहीं सर्च कीजिए, गूगल में कुछ सर्च कीजिए, समाचार पत्र देखिए, सब में आपको हिंदी देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्तमान समय में कई सारी सामग्री का सॉफ्टवेयर अनुवाद हिंदी में प्रदान करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, बहुत सारे ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब उसका अनुवाद हिंदी में कर दिया गया है, जिससे हिंदी भाषी लोगों को, यानी जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, उसको किसी भी विषय की जानकारी बहुत ही आसान तरीक़े से मिल जाता है। ठीक है, जो हिंदी सीखने वाले लोग हैं उसको कोई भी जानकारी आसानी से मिल जाता है क्योंकि सारा कंटेंट अब लगभग हिंदी में हो रहा है। ठीक है, आजकल हिंदी भी इंटरनेट की एक ही अहम लोकप्रिय भाषा बनकर उभरी है। मतलब अगर आज हमें इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में भी हिंदी में बहुत लोग ढूंढते हैं चीज़ों को। ठीक है, मेरा मानना है कि जब लोग अपने विचार और लेखन हिंदी भाषा में इंटरनेट पर ज़्यादा करेंगे, यानी कि मेरा मानना ऐसा है कि जो भी कुछ लोग इंटरनेट पर लिखने से संबंधित अपने विचार रखेंगे हिंदी में, जो भी लोग कुछ लिख रहे हैं बोल रहे हैं वो सब अपना विचार अगर हिंदी में रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि सारा सामग्री यानी जितने सारा चीज़ अवेलेबल है वो सारा का सारा हिंदी में ही इंटरनेट पर मिलेंगे। बस आपका ज़रूरत है कि हिंदी में आप लिखिए और हिंदी में ही आप क्या कीजिए, अपने विचार को रखिए और लिखिए। उसके बाद वो दिन दूर नहीं होगा कि सारा चीज़ अवेलेबल होगा हमको किसमें, हिंदी में। परिभाषा देते हुए इसके विविध रूपों पर प्रकाश डालें। तो भाषा की जो परिभाषा है ना, वो तो हम लोगों ने ऊपर वीडियो में देख लिया, तो परिभाषा तो वहाँ से देख के लिख लोगे। अगर विविध रूप दे देता है तो देखिए दोस्तों, भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला है मूल भाषा, यानी बालक जिस भाषा को अपनी माँ या परिवार से सीखता है, ठीक है, वह मातृभाषा कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो भी बालक, जो भी बच्चा होता है जो अपने माँ या परिवार से सीखता है उसको मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, यह वह रूप है जिसे बच्चा सबसे पहले अपने परिवार यानी कि माता पिता से सीखता है, उसको बोलते हैं मूल भाषा। ठीक है, दूसरा दोस्तों बोली। बोली क्या होता है? बोली भाषा का वह रूप है जो एक सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है। ठीक है, मान लो कि कोई राज्य है, कोई जिला है, उसके अंतर्गत एक छोटा सा गांव है, तो उस छोटे से गांव में लोग अपने तरीक़ा से कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, तो उसको भाषा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वहाँ का एक छोटा अपना अलग रीति रिवाज होता है, तो वहाँ का जो लोग कुछ बोलते हैं ना अलग तरीक़ा से, वो किसी को समझ नहीं आता, तो वो उसका बोली है। लेकिन वही धीरे धीरे बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं। ठीक है, तो वो हमारा फिर बाद में जाकर के उपभाषा बनता है, उसके बाद फिर भाषा बनता है। ठीक है, मतलब पहले क्या होता है, मान लो कि कोई मैंने नया भाषा हम लोगों ने मिल करके 10 घर 12 घर स्टार्ट किया, तो बोली कहलाता है। पहले वो बोली से स्टार्ट होता है, जब वही बोली बहुत ज़्यादा लोगों तक फैल जाता है और बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, तो वो हमारा बदल जाता है उपभाषा में। फिर जब वही उपभाषा और ऊपर स्तर तक बढ़ता है तो वो हमारा भाषा कहलाता है। ठीक है, तो बोली भाषा वह रूप है जो एक सीमित क्षेत्रों में बोला जाता है। इसमें साहित्य की रचना कम होती है। साहित्य की रचना, साहित्य का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज़ लिखा जाना, जैसे किताब होता है, कहानी होता है, नाटक होता है, तो ये साहित्य की रचना कम होती है। मतलब ये जो बोली वाला भाषा होता है ना, ये भाषा में किताब, नाटक ये सब नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये कुछ ही लोगों के द्वारा बोले जाने वाला भाषा है। तो अगर हम ये चाहेंगे कि इसमें किताब लिखा जाएगा, ये भाषा में नाटक लिखा जाएगा, तो ये सब रचना इसमें बहुत ही कम होती है, मतलब ना के बराबर होती है। ठीक है, और व्याकरणीय नियम बहुत कठोर नहीं होते हैं, और इसमें कोई भी व्याकरण जो होता है ना उसका कोई भी पालन नहीं होता है, क्योंकि वो खुद के द्वारा, लोगों द्वारा बोला गया कोई बोली होता है। आगे देखिए, ब्रज भाषा जो है ना,
अवधी, भोजपुरी। आप लोग पता होगा कि भोजपुरी बहुत ही नीचे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये एक समय बोली हुआ करता था, लेकिन आज ये बोलियां जो है ना वो उपभाषा बन गया है। मतलब ये हमारा जो भोजपुरी है वो इतना धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ता गया कि लोग अब बहुत बड़े बड़े स्टार भी बोल रहे हैं, मैच देख रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, भोजपुरी में बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक बोली था, लेकिन अब ये बदल गया हमारे किसमें, उपभाषा में। जब इसमें मान लो कि किताब वगैरह लिखने जाने लगा, जाने मतलब कोई किताब वगैरह लिखा जाएगा या तो फिर कोई कहानी लिखा जाएगा या नाटक लिखा जाएगा भोजपुरी में, तो हम फिर बोलेंगे ये भाषा बन गया, ठीक है। आगे दोस्तों, उपभाषा। जब किसी बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी कि जब कोई भी बोली जो बोला जाता है लोगों के द्वारा, वो जब विस्तृत हो जाता है, थोड़ा बड़े स्तर पर पहुंच जाता है और उसमें साहित्य रचना होने लगता है। साहित्य रचना मतलब उसमें किताब, नाटक, कहानी, ये सब चीज़ लिखा जाता है उस उपभाषा में, तो उसे हम लोग उपभाषा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा जो अपने अपने राज्यों में बोला जाता है, ठीक है, किसी देश के राजकीय कार्यों में, यानी कि मान लो हम लोग झारखंड में रहते हैं, ठीक है, तो झारखंड के जितने भी राजकीय कार्य, चाहे प्रशासन से रिलेटेड, पुलिस प्रशासन, थाना, जो भी है, न्यायालय से रिलेटेड, संसद से रिलेटेड, जितने भी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ में भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं राजभाषा। जो हमारे सिर्फ यहाँ झारखंड में किया जाता है, बिहार में जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा वो बिहारी भाषा हो जाएगा, यानी वो वहाँ का राजभाषा होगा। उत्तर प्रदेश में जो भाषा यूज किया जाएगा वो वहाँ का राजभाषा होगा, ठीक है, उसे ही राजभाषा कहते हैं, यानी कि राज्य का भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हमारा हिंदी संघ की राजभाषा है, यानी कि जो राजभाषा है ना वो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जो पूरे देश के लिए होता है, ठीक है, तो वह भाषा जिसका प्रयोग पूरे राष्ट्र के नागरिक आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं, मतलब पूरे देश के नागरिक एक दूसरे से बातचीत करने के लिए करते हैं। जैसे हम चल गए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लोग चल गए तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के लोग चल गए हमारे पंजाब, तो वहाँ पर जो हम लोग पूरे राष्ट्र के लिए एक भाषा बोलते हैं उसी को बोलते हैं राष्ट्रभाषा। यहाँ देखिए, तकनीकी रूप से भारत की कोई भी घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ अनेक समृद्ध भाषाएं हैं। अब किसको हम राष्ट्रभाषा बनाए? यहाँ और भी बहुत सारे ऐसा भाषा जो समृद्ध भाषा जो सबसे लोग अधिक पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ हिंदी है, तो यहाँ पर कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो हम लोग यूज करते हैं, बोलते हैं, वो हम लोग हिंदी को बोलते हैं, ठीक है, हिंदी की जो अधिक भूमिका है। नेक्स्ट है मानक भाषा, ठीक है, मानक भाषा मतलब होगी दोस्तों स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इसे परिनिष्ठ भाषा भी कहते हैं। यह भाषा का वह शिक्षित और व्याकरण समस्त रूप है जिसका प्रयोग पत्र पत्रिकाओं, शिक्षा और साहित्य में किया जाता है। यह भाषा का शुद्ध रूप माना जाता है। देखो, मानक भाषा सबसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है जिसका प्रयोग किताबों में किया जाता है, अखबारों में किया जाता है, पत्र पत्रिकाओं में किया जाता है, ताकि वहाँ एक भी कोई मिस्टेक ना हो। हम लोग भाषा चलो बोल चाल बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, तो उसमें कुछ व्याकरण गलत भी हो जाता है बोलने चालने में, तो उतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन जो पत्र पत्रिका में भाषा का प्रयोग किया जाता है, किताबों में प्रयोग किया जाता है, उसमें हर एक चीज़ अच्छे अच्छे व्याकरण को देखा जाता है, व्याकरण के पूरा का शुद्ध प्रयोग किया जाता है उसमें, इसलिए इसको माना जाता है मानक भाषा। आप देखते हैं बुक वगैरह में लगभग कुछ भी गलतियाँ नहीं होती, एक कोई मिस्टेक से गलती हो जाती है, लेकिन उसमें बड़े बड़े चीज़ों को छोटे में कितना अच्छे से हिंदी में सजा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मानक भाषा। संपर्क भाषा क्या हो गया दोस्तों? जब दो अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति आपस में बात करने के लिए किसी तीसरी भाषा का सहारा लेते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। मान लो कि एक हम हिंदी जानते हैं, ठीक है, और कोई अंग्रेजी जानता है, ठीक है, और हम लोगों को क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। हम उसके भाषा को समझेंगे, वो मेरे भाषा को समझेगा, तो हम दोनों को एक दूसरे से संपर्क होने के लिए हमारा भाषा ताकि वो समझे, उसका हम समझे, वो तीसरा भाषा का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं संपर्क भाषा। जैसा फॉर एग्जांपल हम लोग तमिलनाडु जाएंगे तो तमिल भाषा बोला जाएगा, बिहार जाएंगे तो भोजपुरी भाषा बोला जाता है। लेकिन अभी दोनों व्यक्ति अगर आपस में मिल जाएगा तो लगभग हिंदी भाषा बोलेंगे, तो हो सकता है तमिलनाडु वाले भी बूझेंगे और हमारे बिहार वाले भी समझ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि हिंदी वहाँ पर दोनों को मिलाने का काम किया, तो हिंदी हमारा संपर्क भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है कूट भाषा। कूट भाषा मतलब होगी दोस्तों कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज हमारे सैनिक लोग करते हैं, वो क्या बोलेंगे वो आपको पता नहीं चलेगा, वो सिर्फ सैनिक लोगों को ही पता चलता है कि उसका कहने का मतलब क्या है ना। यह भाषा का वह गुप्त रूप है, इसको गुप्त रखा जाता है ताकि सबको को ना पता चले, ठीक है, जिसका प्रयोग किसी विशेष समूह द्वारा सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि यह सूचना किसी और लोगों तक पहुँचे ना, ठीक है, इसका प्रयोग सेना के क्षेत्रों में अधिक होता है। चलिए, अगर मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन देते भाषा की परिभाषा
को स्पष्ट करते हुए भाषा के महत्व की व्याख्या करें, या तो दे दे भाषा की प्राकृतिक और विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, महत्व और विशेषता लगभग एक ही होता है। जो चीज़ मैं महत्व में बताऊंगा वही आप विशेषता में लिख सकते हैं, और जो विशेषता में बताऊंगा वही आप महत्व में लिख सकते हैं, और प्राकृतिक। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी भाषा के महत्व या तो फिर विशेषता, दोनों में से कोई भी दे। उसके बाद देखेंगे प्रकृति इसका। तो हिंदी भाषा का निम्नलिखित महत्व। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक। देखो, हम लोग भारत में लगभग सभी जो नागरिक हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, और इससे हम लोग क्या पता है, एक साथ जुड़ करके रहते हैं। अगर हम भाषा, मेरा भोजपुरी भाषा है, किसी का खोरठा भाषा है, तो इस तरह से तो जुड़ के नहीं रहेंगे, लेकिन हिंदी के कारण ही सभी लोग क्या है, एक साथ जुड़ करके हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी लगभग सभी को आता है। भारत एक विविधताओं वाला देश है। विविधताओं मतलब यहाँ पर अलग अलग बोलने वाले लोग हैं, किसी का भाषा अलग है, वहाँ का भाषा अलग है, तो ये विविधताओं वाला देश है जहाँ कदम कदम पर बोलियाँ बोली जाती है। ठीक है, जहाँ पर एक कदम जाओ पता चलेगा ये यहाँ अलग बोली बोला जा रहा है, कुछ दूर और आगे जाओ पता चलेगा अलग भाषा बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे विविधता है, डिफरेंट है। ऐसे में ही एक संपर्क भाषा के रूप में हमारा कार्य करती है हिंदी। हिंदी क्या होता है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। जहाँ पर हम लोग अपना भाषा का प्रयोग नहीं करते, जैसे गाँव घर में हम लोग खोरठा यूज करते हैं, कहीं दूर दराज चल जाएंगे तो उसका खोटा नहीं समझते, तो हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो सोचो हिंदी हमारे देश को एकता बनाए रखने में कितना महत्वपूर्ण योगदान निभा रहा है। सभी लोगों को एक साथ बांध रहे हैं। एकता मतलब क्या, सभी लोगों को एक साथ जोड़ के रखना। स्वतंत्रता संग्राम, जब हमारे देश की लड़ाई लड़ा जा रहा था स्वतंत्रता के लिए, उस समय भी हिंदी ने ही पूरे देश के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि हिंदी उस टाइम सभी लोग जानते थे और हिंदी से एकजुट हुए। अगर अलग अलग भाषा जानते वो सब, और अगर हिंदी नहीं जानते तो शायद एकजुट नहीं होता और एक दूसरे की बातों को दूसरा कोई समझ भी नहीं पाता। नेक्स्ट है संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। अब देखिए हिंदी से क्या होता है पता है, जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा रीति रिवाज है ना, वो भी बचा रहता है। मान लो कि हमारा जो भी रीति रिवाज है, संस्कृति है, वो हम हिंदी में जान रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले जो पीढ़ी बच्चा है वो अगर हिंदी नहीं जानता तो ज़रा सोचिए कि वो संस्कृति और रीति रिवाज मेरा खत्म हो जाता। तो जितना भी हिंदी साहित्य लिखा गया है, हिंदी साहित्य का मतलब जितने भी सारे किताब नाटक वगैरह जो भी लिखा गया, जैसे कविता नाटक संगीत, वो सब हिंदी में लिखा गया है। और भारतीय संस्कृति की गहराई से झलक मिलती है, और ये सब में हिंदी जो है ना वो बहुत ही गहराई से झलक मिलती है। नाटक में, कविता में, ये सब किस भाषा में लिखा रहता है, हिंदी में ही लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे तुलसीदास, कबीर जी, प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, ये सब जितने भी महान हमारे साहित्यकार हैं, साहित्यकार मतलब लिखने वाले हैं, वो हिंदी को समृद्ध किया है, हिंदी को बढ़ाया है, हिंदी को मजबूती दिया, क्योंकि सब चीज़ ये कविता हो गया, कहानी हो गया, जितने भी सारे ये हमारे साहित्यकार हैं लिखने वाले, वो सब हिंदी में ही लिखे हैं। डिजिटल और आर्थिक महत्व। आज के दौर में बाजार वही जाता है, ठीक है, जहाँ बोलने वाले होते हैं। मतलब देखिए बाजार कहाँ जाता है, जहाँ पर लोग बोलने वाले रहते हैं। मान लो कि कहीं हिंदी बोल रहे हैं तो हम सारा चीज़ उसमें हिंदी का ही प्रयोग करेंगे ना, ये नहीं ना बोलेंगे पोटैटो ले लो, अब वहाँ के लोग समझेंगे नहीं पोटैटो मतलब क्या होता है। तो आज के दौर में बाजार वहीं जाता है जहाँ पर बोलने वाले लोग होते हैं उस भाषा को। ठीक है, भारत की एक विशाल आबादी हिंदी बोलती है। भारत एक बहुत ही बड़ा विशाल देश है, यहाँ पर लोग हिंदी बोलते हैं, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी जो बाहर की जो कंपनी है, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, ये अपने ऐप्स और सामग्री को हिंदी में उपलब्ध करा रखा है। क्यों? ताकि भारत में चले। अगर भारत में नहीं चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, क्योंकि भारत में अगर वो अपना कंपनी बाजार को चलाना चाहेंगे तो हिंदी भाषा में उसको तो कंटेंट देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लोग हिंदी ज़्यादा जानते हैं। तो इस प्रकार से भी हमारा हिंदी को दर्जा मिला है, यानी हिंदी का बहुत ज़्यादा महत्व है। नेक्स्ट है सरल और वैज्ञानिक भाषा। हिंदी विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। जो हिंदी है ना वो विश्व की सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा भी माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग भी हिंदी में सारे चीज़ें लिखते हैं, हिंदी में ही छानबीन करते हैं। इसलिए इसका लिपि भी देवनागरी है, जिसकी विशेषता है कि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। हिंदी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि जैसा लिखा जाता है वैसे ही बोला जाता है। आप इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड को देखते होंगे कि कहीं एस साइलेंट हो जाता है, एस को पढ़ते ही नहीं। जैसे हो गया साइकोलॉजी जब लिखते हैं ना तो फर्स्ट में पी लिखते हैं, लेकिन पी को पढ़ते ही नहीं है। तो अंग्रेजी जैसा लिखते हैं वैसा पढ़ते नहीं है, ठीक है, और जैसा पढ़ते हैं वैसा लिखते नहीं है। लेकिन हिंदी का एक खासियत बात यह है कि जैसा ही लिखते हैं वैसा ही हम लोग पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट, वैश्विक स्तर पर बढ़ता प्रभाव, यानी कि विश्व के स्तर पर भी हमारा हिंदी का प्रभाव बढ़ता है। आज हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है हमारा हिंदी। हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। सोच लो आखिर इसका इम्पोर्टेंट है और भी विश्व लेवल पर, तभी तो। अब देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति का मतलब है दोस्तों इसका नेचर, ठीक है। वैज्ञानिक भाषा,
ये भी थोड़ा महत्व विशेषता की जैसा मिलता जुलता होगा, क्योंकि प्रकृति का मतलब होता है नेचर, नेचर मतलब उसका बारे में, उसका विशेषता, उसका महत्व। ठीक है, तो ये भी उसी से रिलेटेड हो जाएगा। वैज्ञानिक भाषा, हिंदी पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है। इसका अर्थ है कि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। अंग्रेजी की तरह इसमें साइलेंट वर्ड नहीं होते। जैसे देखो यहाँ पर पी लिखा है, तो लेकिन इसको पढ़ना है साइकोलॉजी, क्योंकि पी नहीं होता इसमें, है ना। लेकिन यहाँ पर हिंदी में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। प्रत्येक वर्ण की अपनी एक निश्चित ध्वनि होती है जो कभी नहीं बदलती। हिंदी में हर एक लेटर, हर एक अक्षर का एक अपना ध्वनि होता है और वो कभी साइलेंट नहीं होता इंग्लिश की जैसा। जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। नेक्स्ट है लचीलापन और उदारता। यानी हिंदी जो है ना वो एक लचीलापन है और उदारता है। लचीलापन का मतलब हो गया दोस्तों ज़्यादा कठिन नहीं, लचीलापन है। हिंदी का स्वभाव बहुत ही बड़ा और स्वागत करने वाला है। ठीक है, इसने समय के साथ कई भाषाओं को अपने शब्दों के अंदर समाहित कर लिया। मतलब देखो हिंदी एक बहुत ही लचीला भाषा है और ये दूसरे दूसरे भाषा को ही अपने अंदर कर लिया। जैसे देखो संस्कृत में अग्नि और सूर्य है ना, तो अग्नि और सूर्य एक हमारा संस्कृत भाषा है, लेकिन इसको हिंदी में खींच लिया गया। अरबी फारसी जैसे कागज और बाजार, ये अरबी फारसी भाषा है, लेकिन उस भाषा को भी ये हिंदी में खींच लिया। स्कूल, मोबाइल, ट्रेन, ये इंग्लिश का वर्ड है ना, लेकिन ये हिंदी में भी हम लोग ऐसा ही लिखते हैं, तो अंग्रेजी का भाषा को भी ये हिंदी में खींच लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट है ध्वन्यात्मकता। इसका जो ध्वनि है ना, ध्वन्यात्मकता मतलब क्या हो गया, ध्वनि। तो हिंदी की प्राकृतिक ध्वन्यात्मक है। इसमें उच्चारण और लेखन में कोई अंतर नहीं है। मतलब जैसा उच्चारण करते हैं, जैसा बोलते हैं, वैसा ही इसका लेखन भी है, वैसा ही लिखते हैं। ठीक है। चौथा दोस्तों सरल व्याकरण। हिंदी का व्याकरण तर्क पर आधारित है। इसमें लिंग, हर वस्तु या प्राणी का एक लिंग है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। मतलब हिंदी का जो व्याकरण वो बिल्कुल सरल है। हर एक लिंग का अपना या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग शब्दों से हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सम्मानजनक शब्द। इसमें सम्मानजनक शब्द होता है कि बड़े को कैसा शब्द बोलना है, छोटे को कैसा बोलना है। अगर इंग्लिश में बात करें यू, तो यू मतलब तुम भी हो जाता है और तुम लोग भी हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम यू रिस्पेक्ट से बोल रहे हैं कि बिना रिस्पेक्ट के बोल रहे हैं। लेकिन हिंदी में बोलेंगे तुम, तो समझ जाएगा कि हम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। और बोलेंगे यू का मतलब होता है हमारा आप लोग भी होता है, तो हम बोलेंगे आप, तो भी मतलब हो गया कि नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा रेस्पेक्टेबल है। ठीक है, ज़्यादा क्या है, रिस्पेक्टेबल है। नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रकृति में संस्कारों का पुट है। हिंदी की जो प्रकृति है ना, हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी भाषा जो है ना, इसमें संस्कारों का पुट है। मतलब संस्कार भरा हुआ है इसमें रिश्तों और उम्र के हिसाब से शब्दों का चुनाव हम लोग बदला जाता है। यानी कि चुनाव करते हैं कि ये बड़े हैं तो इसको कैसा भाषा बोलना है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर बढ़ते हैं। संधि की परिभाषा एवं उसके भेदों का साधारण व्याख्या करें। यानी संधि आपको दे देगा और बताया जाएगा कि इसके भेदों का वर्णन करना, जो कि इसके भेद है स्वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण हो गया, व्यंजन वर्ण हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पर ऐसे भी दे सकते हैं, स्वर और व्यंजन वर्णों की परिभाषा और इसके उदाहरण सहित व्याख्या करें। या तो भाषा के विकास में स्वर एवं व्यंजन के योगदान पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो बस मैं आपको एक वीडियो दूंगा, इसी में चाहे आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, आपको यही लिखना है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें या तो भेदों का वर्णन करें। ठीक है, या तो क्वेश्चन दे सकता है कि संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के प्रमुख भेदों का वर्णन करें। संधि का ही एक प्रकार है स्वर संधि। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, तो चाहे संधि किसे कहते हैं इसके प्रकार का वर्णन करें या संधि किसे कहते हैं स्वर संधि के प्रमुख भेदों का वर्णन करें। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन दे दे, आंसर आपको यही लिखना है। या तो संधि से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आंसर आपको यही लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको समझते हैं कि संधि क्या है। इतना आसान भाषा मैंने बताया कि शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने बहुत ही सोच समझ के हर एक पॉइंट्स को मैंने इसमें डिस्कस किया है, आपको अंत तक देखते रहना। ठीक है, एक पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, पहला है संधि किसे कहते हैं, फिर हम जानेंगे कि स्वर संधि के प्रमुख भेद कौन कौन है। ठीक है, तो देखो संधि का मतलब क्या होता है, तो संधि का मतलब होता है जोड़ना, योग मतलब एक साथ जोड़ना, उसी को बोलते हैं संधि। ठीक है, तो देखो संधि का अर्थ, ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग। मेल मीन्स जोड़ना और योग मीन्स भी होता है जोड़ना। दो वर्णों, अब ये वर्ण क्या है, तो देखो वर्ण किसको बोलते हैं, सो समझो। मुख से निकला छोटा आवाज़, जो हमारा मुंह से निकला हुआ आवाज़ रहता है ना, जो अब ये नहीं कि मुंह से पूरा जो मर्जी वो बोल रही होती है वर्ण हो गया, नहीं, मुंह से निकला हुआ एक छोटा सा आवाज़, जैसे खाना, क्या कर रहे हो, सोना, पढ़ो, राम, विद्यालय, हिमालय,
इस हमारा संधि ए हमारा क्या है, वर्ण है। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता चल गया कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या योग, और दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। मतलब जो भी हमारे मुंह से दो गो वर्ण निकलता है ना, तो दो गो जो वर्ण निकलता है उसको अगर हम मेल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, अब जब जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे हिमा एक पहला वर्ण है और आलय, हिमा आलय, तो हिमा मेरा हो गया पहला वर्ण और आलय हो गया दूसरा वर्ण, तो हिमा आलय, क्या हिमालय बोलते हैं इसको, हिमालय बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं हल्का परिवर्तन हो गया, हिमा प्लस आलय हिमालय। तो इधर दो वर्ण मिल करके कुछ ना कुछ नया वर्ड बनता है, उसमें परिवर्तन आता है, उससे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाला परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। अर्थात जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें एक नया शब्द मिलता है। जब हम लोग दो वर्णों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या करता है, उसके बाद हमें क्या होता है, एक नया शब्द मिलता है जिसे हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि संधि कैसे कहते हैं, जब दो वर्ण एक साथ मिलते हैं और उससे नया शब्द जो बनता है उसे हम संधि बोलते हैं, और जो नया शब्द बनता है ना वो थोड़ा चेंज रहता है। जैसे हिमालय हिमालय, विधा आलय विद्यालय, सूर्य आस्त सूर्यास्त। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो वर्णों से मिलकर के बना हुआ एक नया शब्द है, चेंजिंग शब्द है, नया शब्द। ठीक है, चलो अब जानते हैं कि शब्द ये जो संधि है उसका परिभाषा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, संधि का परिभाषा आप लोग आ चुके हो ग्रेजुएशन में, बीए सेमेस्टर 1 में। अब संधि का परिभाषा मतलब आपको वो परिभाषा देना है जो संधि के बारे में कुछ विद्वानों ने, कुछ वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया है, जो लोगों ने इसके बारे में कुछ परिभाषा दिया है वो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, अलग अलग विशेषज्ञों ने, विशेषज्ञों मीन्स होता है पहले के जो लोग थे, विद्वान लोग थे, जो संधि का परिभाषा अपने मुँहों के द्वारा दिया था, अपने जुबान के द्वारा जो बताया गया था, संधि का परिभाषा दिया था, वो अलग अलग तरीक़ा से किया है। अलग अलग लोगों ने क्या किया, अलग अलग तरीक़ा से किया, जिनमें से दो निम्न प्रकार से। पहला, कामता प्रसाद गुरु ने क्या बताया सो देखो। पहले तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार से देखेंगे इसने संधि का डिफिनेशन कैसे दिया है। तो इनका कहना है कि दो अक्षरों के आसपास आने के कारण, उनके मेल के कारण जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो अक्षरों के आसपास आने के कारण, जब दो अक्षर क्या होते हैं, आसपास आते हैं, एक साथ आते हैं, तो उनके मेल मतलब जब वो मिल जाते हैं तो उसके कारण से कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है। जैसे विदा आलय और बन जाता है विद्यालय। तो कहीं ना कहीं विदा और आलय, जैसे देखो विदा आलय, जिस प्रकार से ये आवाज़ निकल रहा है कहीं ना कहीं हल्का बहुत चेंज हो रहा है विद्यालय में। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हो जाता है हल्का फुल्का, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संधि। ये किसका कहना है, कामता प्रसाद का कहना है। अब देखते हैं दूसरा हमारा विशेषज्ञ यानी दूसरा वैज्ञानिक हमारा कौन है, तो श्री किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार इसने क्या कहा, आप सिंपल से एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, श्री किशोरीदास के अनुसार। ठीक है, इसने कहा कि जब दो या दो से अधिक वर्णों पास पास आते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक वर्ण एक साथ आते हैं, पास आते हैं, तो कभी कभी उसमें रूपांतरण होता है। रूपांतरण मीन्स हो गया वही चेंज, परिवर्तन होता है, इसी रूपांतरण को हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो शब्द एक साथ आता है ना तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। देखो, सूर्य आस्त, तो क्या होता है, सूर्यास्त, तो कहीं ना कहीं सूर्य आस्त से हल्का परिवर्तन है सूर्यास्त। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं संधि का प्रकार, देखते हैं कि संधि का कौन कौन सा प्रकार है दोस्तों। तो संधि के प्रकार, और या तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं संधि का भेद। ठीक है, तो देखो संधि का 3 भेद है या तो फिर 3 प्रकार है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आते हैं नंबर 1 पे, स्वर संधि। तो देखो, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन आता है ना उसे हम संधि, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। यानी कि दो स्वर है, तो जो दो स्वर को मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अगर व्यंजन संधि होता तो दो व्यंजनों से मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि बोलते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो शब्दों, दो स्वर वाला शब्द जब मिलेगा तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल, भाव प्लस अर्थ, भावार्थ हो गया, भाव प्लस अर्थ क्या हो गया, भावार्थ हो गया। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दो गो शब्द छुपा हुआ है जो दोनों स्वर है। अब कौन कौन सा स्वर है, तो आप लोग यहाँ पे देख लो, भाव प्लस अर्थ। ये जो लास्ट में हो रहा है भाव, वाह वाह वाह, लास्ट वाला वाह देखो तो भाव वाह आ रहा है। ठीक है,
और जो अर्थ है इसमें भी पहला में क्या आ रहा है, मतलब उस भाव के भी लास्ट में आ रहा है और अर्थ के फर्स्ट में भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्या मिल गया है, आ मिल गया, ठीक है, ये स्वर है दोनों। चलो आपको यहाँ से नहीं समझ में आया, नीचे देखो, यहाँ भाव शब्द का अंतिम स्वर वाह है। देखो यहाँ पर भाव शब्द का अंतिम स्वर क्या वाह है, और वाह कैसे बनता है, वाह बनता है आधा वाह और आ से बनता है, ठीक है, समझ गए। एवं अर्थ में आ जाओ, अर्थ का पहला स्वर क्या है, आ है। अब दोनों स्वरों को मिलने से आ से आ स्वर की उत्पन्न हुई, जिसमें भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ। स्वर के ऐसे मेल को ही हम लोग स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। देखो जो भाव है इसके लास्ट में भी आ रहा है, आप लोग बस इतना समझो कि जो भाव है इसके लास्ट में भी आ रहा है और जो अर्थ है इसके फर्स्ट में भी आ रहा है। और जब दो गो स्वर मिल जाता है ना, आ और आ, तो ये जोर वाला आ बन जाता है, नहीं कि अम्य आ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भाव में भी और अर्थ में भी आ और आ रहा है, और जब दो गो आ और आ आता है ना तो अम्य आ बन जाता है, ठीक है। तो अम्य आ स्वर की उत्पत्ति होती है जिसमें भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ है। और स्वर के ऐसे मेल को ही स्वर संधि कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब आते हैं नीचे, स्वर संधि के भेद और प्रकार कि स्वर संधि कितना प्रकार का होता है। तो दीर्घ संधि होता है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यन संधि है, और या आया दी संधि है, आया दी संधि है, ठीक है। चलते हैं नंबर 1 एक करके डिस्कस करते हैं। पहला दीर्घ संधि। तो देखो संधि करते समय मतलब जोड़ते समय, यानी जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो उसी को हम लोग संधि बोलते हैं। तो संधि करते समय यानी जोड़ते समय अगर या और अम्या आ के साथ साथ फिर से आ और अम्या आ लगा हो, फिर से देखो संधि करते समय आ अम्या आ के साथ फिर से आ अम्या आ हो, तो ये दोनों मिल करके अम्या आ ही बनाता है। आ और अम्या आ एक शब्द में, देखो संधि में दो शब्द होते हैं, ठीक है। तो एक शब्द में अगर आ अम्या आ लगा हुआ है और दूसरे शब्द में भी अगर आ अम्या आ लगा हुआ है, तो दोनों मिल करके अम्या आ ही बनाएगा। आगे फिर उसी में देखो, जब ई अमार से ई और अमय दुर्गय ई के साथ साथ फिर अमार से ई और अमय दुर्गय ई लगा हो, तो ये दोनों मिल करके अमय दुर्गय ई ही बनाता है, ठीक है। अब फिर से देखो, जब अमार से उ अमय दुर्गय उ के साथ फिर से अमार से उ और अमय दुर्गय उ दोनों मिल जाता है, तो अमय दुर्गय उ ही बनाता है। जब ऐसा होता है तब हम उसे दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे विधा प्लस अभ्यास, विधा अभ्यास होता है। तो विधा में लास्ट में अम्या आ गया और अभ्यास के फर्स्ट में आ गया, तो अम्या या और आ जब दोनों मिलता है तो अम्या आ ही बनाता है, जो कि विधा में आपको अम्या आ देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, गुण संधि। तो गुण संधि क्या है हमारा, तो संधि करते समय अगर आ अम्या आ के साथ साथ अमार से ई अमय दुर्गय ई हो, तो ए हमारा बनता है। तो उससे हमारा क्या बनता है, ए बनता है। आ अम्या के साथ साथ अगर ई और अमार से ई और अमय दुर्गय ई दोनों लगाओ, तो ये ए बनता है, ए आई ओ वाला, ठीक है, ए बनता है। लेकिन जब आ अम्या आ के साथ अमार से उ और अमय दुर्गय उ हो, तो इससे ओ बनता है। और जब आ अम्या आ के साथ री हो तो अर बनता है, क्या बनता है, अर बनता है। तो इस गुण को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे महा उत्सव तो हो जाता है महोत्सव, ठीक है। तो महा में हो गया अम्या और उत्सव में हो गया उ, तो अगर अम्या आ और उ मिल जाता है तो हमारा क्या बना देता है, ओ बना देता है, ठीक है। तो ये आप लोग बढ़िया से समझेंगे दोस्तों, ये समझने वाली चीज़ें हैं। तीसरा पॉइंट, वृद्धि संधि क्या है। तो जब संधि करते समय जब आ अम्या आ के साथ ए और फिर से अमय दुर्गय है ए हो, तो ये दोनों मिलकर के ए ही बनाते हैं। और जब आ अम्या आ के साथ ओ और अमय दुर्गय हो ओ हो, तो ये दोनों मिलकर के ओ ही बनाते हैं। तो इस हम लोग संधि को क्या बोलते हैं, वृद्धि संधि बोलते हैं। जैसे जल प्लस ओघ, जलोघ, जल प्लस ओघ जलोघ, तो ये जल में आ गया और ओघ में ओ आ गया, तो ये दोनों मिलकर के ओ ही बनाएंगे, ठीक है, अमय दुर्गय हो ओ ही बनाएंगे। चौथा, यन संधि। जब संधि करते समय अमार से ई अमय दुर्गय ई के साथ साथ कोई अन्य स्वर हो, तो ये
अंतोष्य आ बनाया जाता है। जब अमर स उ और अमेंद्र को उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ये आधा व बन जाता है, और जब री के साथ कोई स्वर मिलता है तब ये रा बन जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, अत्याधिक, तो अति में ई आ गया और अधिक में आ गया, और जब ई और आ मिलेगा तो ये अंतोष्य आ बनाएगा। अब चलते हैं लास्ट एंड नेक्स्ट, आयाधी संधि। तो जब संधि करते समय ए, आय, ओ, आओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का भाव आई में बदल जाता है, और ए का आई में बदल जाता है, और ओ का औ में बदल जाता है, और अमेंद्र को ओ का आओ बन जाता है। इस प्रकार से बनता है। इस प्रकार के संधि को हम लोग आयाधी संधि कहते हैं। जैसे पो प्लस अन, पावन, तब पो में ओ आ गया और अन में आ गया, ये दोनों मिलकर के बनता है पावन, आने की ओ प्लस आ आओ हो गया। ठीक है। हेलो दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा जिसका नाम है व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि किसको कहते हैं? तो देखिए, व्यंजन वर्ण के साथ आपका फिर से व्यंजन वर्ण आ जाए, या तो फिर व्यंजन वर्ण के साथ आपका स्वर्ण वर्ण आ जाए। ठीक है, मतलब जो आपका व्यंजन वर्ण है इसके साथ चाहे फिर से व्यंजन वर्ण आ जाए, या तो इसके साथ क्या आ जाए, स्वर्ण वर्ण आ जाए, इसी को बोलते हैं व्यंजन संधि। ठीक है, तो देखिए, व्यंजन वर्ण के साथ फिर से हमारा क्या आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए, या तो फिर स्वर्ण वर्ण के साथ जो मिलकर के ध्वनि उत्पन्न होता है ना, उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन वर्ण के साथ फिर से व्यंजन वर्ण, या तो फिर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण मिल जाता है। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पे सत प्लस जन है, यानी हो गया सज्जन। यहाँ पे देखिए सा ये जो है, ये सॉरी ता जो है ना ये, ठीक है, ये भी व्यंजन है और जा भी व्यंजन है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, जज बन गया, आधा जा जा, ठीक है, जज बन गया। ठीक है, तो ये आपको इसको माइंड नहीं करना, इसको माइंड नहीं करना। ये देखो सत प्लस जन, सज्जन, और दूसरा देखो सम प्लस मान, समान हो गया। तो इसका जो लास्ट में अगर देखेंगे तो माँ, ये भी व्यंजन है और ये भी माँ व्यंजन है। ठीक है, उसके बाद जगत प्लस ईस, यानी कि जगदीश हो गया। तो ये ता एक हमारा क्या व्यंजन है और एक हमारा क्या स्वर आ गया। देखो, तो या तो फर्स्ट में आएगा व्यंजन, इसके बाद फिर से व्यंजन आ सकता है, या तो फर्स्ट में व्यंजन उसके बाद फिर स्वर आ सकता है। फर्स्ट में तो हमेशा व्यंजन रहेगा, उसके बाद उधर व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए व्यंजन आया फिर स्वर आ गया, इसमें स्वर आ गया है और फिर इसमें व्यंजन आ गया। ठीक है, मतलब एक स्वर और एक व्यंजन, ऐसे समझो आप लोग। ठीक है, फिर देखिए व्यंजन आ गया और फिर एक स्वर आ गया। तो ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, आप लोग इसको नहीं भी लिख सकते हैं, ये वाला चीज़। ठीक है, बस खाली आप लोग को एक दो ऐसे एग्जाम्पल दे देना, ये सब ये वाला। ठीक है, नीचे वाला बस समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। उसके बाद आते हैं विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या है? तो देखिए दोस्तों, मान लो कि अगर हम लिखें मा न मन, और इसके यहाँ पे दो को ये बिंदु दिए ना, इसी दो बिंदु को विसर्ग बोलते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका विसर्ग वाला शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद इधर चाहे स्वर आ जाए चाहे व्यंजन आ जाए, ठीक है, वही हमारा विसर्ग संधि होता है। तो ये हमारा क्या था, जो फर्स्ट में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये विसर्ग वाला शब्द है, और इसमें जो अनुकूल आ गया ये एक स्वर शब्द है इसमें जुड़ा हुआ। देखिए स्वर्ण वर्ण, ये जो आ है वो क्या है, स्वर्ण है। तो विसर्ग के साथ यहाँ पे स्वर जुड़ गया तो हो गया मनोकुल। ठीक है, इसके बाद फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, विसर्ग वाला शब्द आ गया, और इसके साथ फिर अक्षर जुड़ा हुआ। अक्षर का पहला अक्षर क्या है, आ, यानी स्वर, तो ये स्वर भी जुड़ गया। तो मतलब एगो आपका इधर क्या रहेगा, आपका विसर्ग रहेगा। विसर्ग के साथ इधर आपका या तो एक स्वर आ जाएगा या तो व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए एक यहाँ पे विसर्ग है और इसके साथ पा आया, तो पा ये स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो व्यंजन आ गया। तो एक विसर्ग इधर आपका ये वो क्या रहेगा, विसर्ग रहेगा, और विसर्ग के साथ इधर या तो एक स्वर जुड़ जाएगा या तो एक व्यंजन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा, संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का व्याख्या करें। या तो दे देगा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके 4 प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, और चाहे क्वेश्चन दे दे संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन करें, या तो संप्रेषण का अर्थ दे दे, परिभाषा दे दे, प्रकार दे दे, प्रक्रिया दे दे, विशेषता दे दे, महत्व दे दे, कुछ भी दे दे, इस वीडियो में हम आपको A to Z आंसर बता रखे हैं दोस्तों। ठीक है, और लंबा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आता है। ठीक है, तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीका से घुमा करके क्यों ना दे दे, आंसर आपको सेम यही लिखना है। ठीक है, संप्रेषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं। अगर हम और आप बैठे हुए हैं तो जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, या तो आप बोलेंगे हम सुनेंगे, यही हमारा संप्रेषण होता है। ठीक है,
तो हम जानेंगे संप्रेषण किसे कहते हैं, उसके बाद इसका प्रक्रिया जानेंगे, फिर इसका प्रकार जानेंगे, विशेषता जानेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, 100% समझ में आएगा। और बिल्कुल मैं ट्रिक के माध्यम से बता रखा हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन का अगर आप PDF लेना चाहते हैं और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एक बार चेक कर ले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संप्रेषण का अर्थ। तो देखिए दोस्तों, जो संप्रेषण है ना, वो एक लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है। संप्रेषण एक लैटिन भाषा किससे बना है? कम्युनिस शब्द से बना है। अगर आप इतना ही लिख दोगे ना तो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और नीचे हो सकता ना भी पढ़े और आपको नंबर दे दे। ठीक है, तो संप्रेषण लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है लेना या देना। अब कोई चीज़ें लेना देना नहीं कि मैं आपको कुछ खाने वाला दे दिया, नहीं। जैसे हम आपको कुछ बोल रहे हैं, मतलब आपको मैं दे रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वही लेना और देना हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए और भी आगे बात करते हैं। इस प्रकार से संप्रेषण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी सूचना, भावनाओं या विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना। देखिए, मान लो कि कोई सूचना है, क्या है? कोई सूचना है, कोई भावना है मेरे अंदर, कोई मेरे अंदर विचार है, तो हम दूसरे से शेयर करेंगे, दूसरे के पास, आपके पास शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो वही चीज़ किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी सूचना हो, कोई भी भावना हो, कोई भी विचार हो, को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी ये जो मेरा विचार है, मेरा भावना है, ठीक है, इसको हम कहाँ तक पहुंचाएंगे? दूसरा व्यक्ति तक पहुंचाएंगे ना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। ठीक है, यानी सूचना, इस पूरे क्वेश्चन में बस आपको याद रखना, सूचना, विचार और भावना, यही सब चीज़ों को हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं, यही हमारा संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अगर सरल शब्दों में बात करें तो अपने विचारों को, अपने सूचनाओं को या अपने भावनाओं का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान करना मतलब अपने जो मेरे अंदर सूचना है, भावना है, उसको हम दूसरे व्यक्ति तक, और दूसरा व्यक्ति का जो विचार भावना वो हम तक, यानी आदान प्रदान का ये क्या है? जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं ना एक दूसरे से, वही हमारा क्या कहलाता है? तो संप्रेषण कहलाता है। किसका आदान प्रदान करना? तो विचारों का, सूचनाओं का, भावनाओं का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच घटती है। अगर दो लोग नहीं रहेंगे तो संप्रेषण होगा ही नहीं, हम किसको सुनाएंगे? तो कम से कम दो लोग, या तो दो लोग से अधिक भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दो ही लोग रहेंगे, लेकिन कम से कम दो लोगों की इसमें ज़रूरत होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संप्रेषण कई प्रकार से किया जा सकता है। संप्रेषण मतलब जो हमारे अंदर की कोई भी विचार, भावना है, उसको हम आप तक कैसे पहुँचा सकते हैं? तो इसका अलग अलग माध्यम है। भाव से, आप मेरे भाव से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, संकेत के माध्यम से, हम आपको संकेत देंगे, हाथ के माध्यम से बोलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी ऊपर खड़ा होने के लिए बोलेंगे हाथ के माध्यम से, तो आप समझ जाएंगे कि हमको संकेत मिल रहा है खड़ा होने का, तो हम खड़ा हो जाएंगे। भाषा के माध्यम से, हम बोल करके भी आपको बोल सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से। अगर हम आपको कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो हम 3 प्रकार से कह सकते हैं। भाव से, ठीक है, हम अपने अंदर की भाव से, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, तो टीचर का भाव देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, तो ये भाव से हमको पता चल गया कि वो क्या गुस्से में। संकेत के माध्यम से हमें भी पता चल सकता है कि टीचर कैसा क्या बोल रहे हैं, हमको खड़ा कर रहे हैं, हाथ से बोल रहे हैं, मुंह से कुछ भी नहीं बोले, बट खड़ा होने के लिए बोले हाथ से, तो ये संकेत दिए हैं। भाषा के माध्यम से भी हो सकता है, यानी कि मुँह से बोल करके भी वो हमें क्या कर सकता है? चीज़ों को बता सकते हैं। तो संप्रेषण कई प्रकार से होता है, भावों से, संकेतों से और भाषा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण की एक विद्वान है, बहुत बड़े विद्वान है, जिसका नाम है डेविस। डेविस ने संप्रेषण के बारे में क्या परिभाषा दी है वो देखिए आप लोग। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना के आदान प्रदान करने और समझने की प्रक्रिया है। इनका कहना है ना कि जो संप्रेषण है ना, एक दूसरे के माध्यम से, है ना, एक दूसरे के मध्य, यानी हमारे और आपके मध्य जो है ना, वो सूचना का आदान प्रदान है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सूचना का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और एक समझने की प्रक्रिया। मान लो कि कोई भी विचार हम आपको आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उसको समझेंगे ना, तो जो सूचना होती है ना, वो दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और लोग उसे क्या करते हैं? समझते हैं, और ये समझने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका परिभाषा। तो अभी तक हम लोगों ने देखा दोस्तों कि संप्रेषण का अर्थ क्या है और संप्रेषण की परिभाषा क्या है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी संप्रेषण होता कैसे है। यानी जो हम बोल रहे हैं वो आप सुन रहे हैं, ठीक है, फिर आप सुन रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो फीडबैक जरूर देंगे ना, कि हाँ आप अच्छा बोले, गलत बोले, हमें उचित लगा। ठीक है, कुछ तो होता है ना। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है ना, संप्रेषण का प्रक्रिया, क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है संप्रेषण का प्रक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? प्रेषक होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेषक होता है।
अब ये प्रेषक क्या होता है दोस्तों, जो भी आदमी कुछ बोल रहा है ना वो प्रेषक हो गया। जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम बोल रहे हैं तो हम क्या हो गए, प्रेषक हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बोलेंगे, कोई ना कोई विचार देंगे, हम कोई ना कोई क्या देंगे, विचार देंगे, ठीक है। अब हम विचार देंगे तो जो हम बोल रहे हैं कुछ, वो कौन प्राप्त करेगा, यानी किसके पास जाएगा, तो प्राप्त करता जो हमारे साथ बैठा हुआ है। जैसे हम हो गए हैं प्रेषक, ठीक है, हम क्या हो गए हैं, प्रेषक हो गए हैं। और हम जो अपने विचार देंगे किसको देंगे, प्राप्तकर्ता को, यानी जो व्यक्ति हमारे सामने बैठा हुआ है तो हमारे विचार को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रतिपुष्टि करेगा, मतलब वो फीडबैक देगा, वो हमें बताएगा कि हाँ जो आप बोले वो सही है कि गलत है। तो इस प्रकार से संप्रेषण की प्रक्रिया यहाँ से यहाँ तक होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या आ गया, प्रेषक। तो विचारों या संदेशों को भेजने वाला प्रेषक कहलाता है, जो विचार को या संदेश को भेजता है। जैसे हम आप तक कुछ भेज रहे हैं तो वो हो गया हमारा प्रेषक। जो भी हम मेरे मन में विचार आया, कुछ क्वेश्चन आया, तो जो मैं आपको पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या होता है, प्रेषक होता है, ठीक है। उसके बाद विचार, तो देखिए हम आप तो आपको कुछ ना कुछ विचार ही देंगे ना, तो संदेश भेजने से पहले प्रेषक के मन में जो चल रहा होता है, ठीक है, जिसे वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, वही विचार है। मतलब हम जो हैं प्रेषक हैं, हम आप तक कुछ विचार को पहुंचाना चाहते हैं, तो हम आपको पहुंचाने से पहले हमारे मन में कुछ ना कुछ विचार आएगा, ठीक है। संदेश जो मैं आपको पास भेजूंगा उससे पहले जो भी मेरे मन में कुछ चल रहा है ना, उसी चीज़ों को मैं आपके तक पहुंचाऊंगा, और जो मेरे मन में चल रहा था ना वही विचार होता है, ठीक है। उसके बाद प्राप्तकर्ता, प्रेषक जिस व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना चाहते हैं वह व्यक्ति ही प्राप्तकर्ता कहलाता है। मतलब जहां तक हम अपने विचार को पहुंचाना चाहते हैं, जैसे हम आप तक अपने विचार को पहुंचाने का प्रयास किए तो आप हो गए प्राप्तकर्ता। अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने का प्रयास किया तो वो हो गया प्राप्तकर्ता। ने जो मेरा कथन को सुन रहा है, जो मेरा विचार को सुन रहा है और वो प्राप्त कर रहा है, वो हो गया प्राप्तकर्ता। उसके बाद प्रतिपुष्टि, और प्रतिपुष्टि कौन करता है, आप करेंगे, क्योंकि मैं आपको सुनाया, अब आप हमें बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे कि मैंने क्या गलत बोला, सही बोला, क्या है नहीं है सो, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता जब प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश या विचार की पुष्टि कर देता है, इसी को संप्रेषण कहते हैं। जैसे हम हो गए, क्या हो गया, तो हम हो गए प्रेषक, हम क्या किए, आप तक विचार को पहुंचाएं, तो आप हो गए प्राप्तकर्ता। तो आप हमें क्या करेंगे, जो मेरे द्वारा पहुंचाया गया संदेश था, विचार था, उसका पुष्टि करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि क्या ये सही है कि गलत है, और फिर आप क्या करेंगे, मुझे बताएंगे, फीडबैक देंगे। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होता है दोस्तों संप्रेषण का। बात करते हैं संप्रेषण का प्रकार, कि संप्रेषण के प्रकार क्या है। तो देखिए दोस्तों, संप्रेषण जो बेसिकली वो दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक होता है हमारा अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब हो गया वैसा शब्द जो शब्द से पता चले। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम पढ़ता है, तो यहाँ पे मेरा शब्द एक छुपा हुआ है, राम पढ़ता है। हम लिख देंगे कि राम पढ़ता है तो वहाँ भी एक शब्द आपको नजर आएगा। लेकिन जो अशाब्दिक होता है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं जाता है, बस संकेत के माध्यम से। जैसे गूंगे लोगों को देखे होंगे, वो कोई भी शब्द नहीं निकालते मुंह से कि खाओ जाओ, लेकिन करते हैं हाथ के माध्यम से कि मुझे खाना दो, मुंह में दिखा करके ऐसा करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो शब्द के माध्यम से पता चलता है, और ये सब जो चीज़ें हैं वो बिना शब्द के पता चलता है, बस संकेत के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो संप्रेषण जो दो प्रकार के, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। फिर शाब्दिक दो प्रकार के होते हैं, मौखिक लिखित, और जो अशाब्दिक हैं वो वाणी या ध्वनि संकेत, दूसरा आंखों की भाषा या मुख मुद्रा बोलो या स्पर्श करके बोलो, ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा नहीं लिख पाएंगे तो बस इतना याद रखेंगे, वाणी, आंखों की भाषा और स्पर्श करके। बस वाणी मतलब जो हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है, करके ऐसे। आंखों की भाषा, आंख से पता चल जाएगा कि गुस्सा रहा है कि क्या रहा है। स्पर्श करके कोई चीज़ों को छू करके भी पता लगाया जा सकता है। बाकी इधर का अगर ये आप डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सबको छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहला शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। पहला बात करते हैं शाब्दिक संप्रेषण का। तो शाब्दिक संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। इसमें शाब्दिक संप्रेषण में क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने अभी बोला कि कॉपी में हम लिख देंगे राम पढ़ता है, तो व्यक्ति पढ़ने वाला भी क्या करेगा, भाषा का ही प्रयोग करेगा। तो इसमें भाषा का प्रयोग होता है, और ये दो प्रकार के होते हैं, एक मौखिक एक लिखित। यानी एक हम आपको बोल करके भाषा बता सकते हैं, और एक भाषा को हम लिख करके आपको बता सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे राम पढ़ता है, हम बोल करके भी आपको बता सकते हैं, और हम इसी चीज़ों को लिख करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शाब्दिक संप्रेषण। तो ये दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और एक लिखित, ठीक है। मौखिक मतलब हो गया जो लिखा नहीं जाता, बस बोला जाता है, ठीक है। तो इस संप्रेषण में मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, यानी इस
संप्रेषण में क्या होता है, मौखिक रूप से यानी कि लिखा नहीं जाता बल्कि वाणी द्वारा, वाणी मतलब सिर्फ बोला जाता है और बोल करके अपने तथ्यों को, सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह किया जाता है, यानी बोल करके। मौखिक मतलब हो गया सिर्फ बोलना। इस विधि में संदेश देने वाला एवं संदेश ग्रहण करने वाला दोनों ही आमने सामने होते हैं, ठीक है। मौखिक मतलब तो बोलना। अब आपके जब आमने सामने कोई नहीं रहेगा तो आप किसको बोलेंगे? तो जब ये जो मौखिक संप्रेषण जब होता है ना, तो इसमें दोनों व्यक्ति, सुनने वाला भी और बोलने वाला, दोनों भी व्यक्ति जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं। हम लिख देंगे तो बाद में कोई व्यक्ति अकेला भी पढ़ सकता है, हम पर्ची में लिख दिए उसको दे दिए तो अकेला भी पढ़ लेगा। लेकिन जब मौखिक संप्रेषण होता है, बोलने वाला होता है, जब यहाँ लिखा नहीं जाता है तो दोनों व्यक्ति को आमने सामने होना पड़ता है। अब लिखित संप्रेषण देखिए, तो इस संप्रेषण में प्रेषक मतलब जो बोलने वाला है वो अपनी बात को लिखित रूप से संदेश प्राप्तकर्ता के पास भेजता है, यानी वो लिख करके प्राप्तकर्ता के पास, यानी कि हम आपके पास क्या करेंगे, भेजेंगे। इस प्रकार के संप्रेषण में प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के पास लिखित में प्रमाण रहता है, ठीक है, और खर्च भी कम होता है। अब इस प्रकार के माध्यम से क्या होता है पता है, लिखित संप्रेषण से हम लिख देंगे और आप तक क्या कर देंगे, सौंप देंगे, आपको हम दे देंगे, और इसमें लिखित प्रमाण ही रहता है कि हाँ आप मुझे ये लिख करके दिए थे, और इसमें खर्च भी क्या होता है, कम होता है। लिख देना और आपको दे देना, बस हो गया। तो इसमें लिखित संप्रेषण होता है। नेक्स्ट अशाब्दिक संप्रेषण, तो इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें वाणी, संकेतों से, आँखों से, मुंह के हाव भाव से एवं स्पर्श, संपर्क आदि के माध्यम से क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। जैसे देखिए वाणी जो ऐसा नहीं होता ये वाला, ठीक है, वाणी या संकेत ध्वनिक संप्रेषण होता है। आँखों की भाषा या मुख मुद्रा बोलो, स्पर्श करके बोलो, ठीक है। तो इस एक करके देखते हैं। सबसे पहले वाणी वाला देखते हैं, ठीक है। तो इस संप्रेषण में विचारों, भावनाओं की जो अभिव्यक्ति होता है ना, वो छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रखकर वाणी द्वारा किया जाता है। इसमें वाणी के द्वारा किया जाता है। जैसा आप लोग बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे और हम बोलेंगे खाना दो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये हो गया वाणी के द्वारा। जैसे वार्ता के बीच हाँ हाँ है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मुंह के द्वारा जो पता चलता है, ठीक है, या तो मुस्कुराना या जोर से बोलना ऐसे करके, या चीखना, घिघियाना, ठीक है, यही सब चीज़ों के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। हम आसपास नहीं बोलेंगे जोर से, अरे यहाँ आओ, इससे तो हमारा भाषा का प्रयोग हो गया। भाषा नहीं, जोर से ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब बी का बात करते हैं यहाँ पे, आँखों की भाषा। आँख की भाषा से भी पता लगा लेंगे कि वो गुस्से में है कि नहीं है, सो ठीक है। तो व्यक्तिगत संप्रेषण में आँखों एवं मुंह के हाव भावों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, यानी कि आँख को और आपके चेहरा के, मुंह मतलब चेहरा, ठीक है, इसके माध्यम से भी पता चल सकता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। कक्षा में जो अध्यापक होते हैं ना, वो छात्रों की मनोदशा और आँखों की भाषा को पढ़ लेते हैं। उसकी मनोदशा कैसा है, आँखों से उनका मनोदशा को क्या कर लेते हैं, उसकी भाषा को क्या बोलना चाह रहे हैं, वो कैसे हैं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुख मुद्रा के माध्यम से भय, क्रोध, मुख मुद्रा मतलब वो चेहरा, ठीक है, चेहरा के माध्यम से पता चलता है कि भय, क्रोध, प्रसन्नता, शौक, आश्चर्य आदि का संप्रेषण सरल हो जाता है। मतलब क्या होता है ना कि आपका फेस के माध्यम से पता चल जाता है कि आपके अंदर भय है, कि क्रोध की भावना है, कि प्रसन्नता यानी कि खुश हैं, कि शौक है यानी कि दुख हैं, या किस टाइप से आप हैं, ये आपके चेहरा के माध्यम से पता चल जाता है। नेक्स्ट स्पर्श करके, छू करके। तो जो अंधे होते हैं वो छू करके ही पता करते हैं ना। तो स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपने भावनाओं या विचारों को अभिव्यक्त करने में सफल हो जाते हैं। हाथ मिलते हैं तो पता चल जाता है कि दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। अगर हम अंधे हैं और हम किसी से हाथ मिला रहे हैं तो पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, दोस्ती का हाथ है या दुश्मनी का। दोस्ती का मतलब हो गया दोस्तों कि ये किस चीज़ का है, अच्छा चीज़ों को हम पकड़े हुए हैं कि खराब चीज़ों को पकड़े हुए हैं, ठीक है। माँ के हाथ का एक स्पर्श प्यार का घोतक है। माँ का हाथ भी जो हमें मिल जाता है, इससे हमें पता चलता है कि मेरा माँ का हाथ है। अंधों के लिए स्पर्श एक वरदान है। जो अंधे होते हैं वो छू करके ही बहुत चीज़ों को पता लगा लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है संप्रेषण की प्रमुख विशेषता। अब देखते हैं संप्रेषण की जो प्रमुख विशेषता वो क्या है। तो संप्रेषण की प्रमुख विशेषता दोस्तों निम्नलिखित है। इसमें परस्पर विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या आदान प्रदान किया जाता है, तो विचारों का और भावनाओं को। दूसरा देखिए, संप्रेषण से विचारों तथा भावनाओं की साझेदारी होती है। साझेदारी नहीं होती है क्या, हम आप तक पहुंचाते हैं, आप हम तक पहुंचाते हैं, ये साझेदारी हो गया। नेक्स्ट है संप्रेषण में अनुभवों की साझेदारी होती है, और इसमें अनुभवों का भी साझेदारी होता है। जो मेरे अंदर अनुभव है वो आप तक साझा करेंगे, आपके अंदर जो अनुभव है वो हम तक साझा करेंगे। नेक्स्ट है कि संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया। द्विपक्षीय, इसमें दो पक्ष के लोग रहते हैं, हम बोलने वाला और एक सुनने वाला। दो व्यक्ति के बिना ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। संप्रेषण में संदेश को भेजने और समझने की सहजता होती है, यानी संदेश को भेजने की सहजता और उसे समझने की
हस्तता होती है, ये नहीं कि कुछ भी, ठीक है। हर कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। संप्रेषण में प्रेषक, प्रेषक मतलब जो बोलने वाला होता है, संदेश और प्राप्तकर्ता होते हैं, ठीक है। यानी इसमें तीन चीज़ होते हैं, एक जो बोलने वाला होता है और उसका एक संदेश क्या है सो, और एक प्राप्तकर्ता। मान लो हम और आप दोनों बैठ जाएंगे, प्रेषक और प्राप्तकर्ता, तो इसके बीच में संदेश भी तो होना चाहिए कि क्या चीज़ पर बात चल रहा है सो। तो इसमें तीन चीज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रेषण, एक निरंतर प्रक्रिया, ये कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा होते रहता है। संप्रेषण जो है वो हर स्थान पर चलती रहती है। आप दोनों देखे होंगे कि कहीं भी दो व्यक्ति अगर बैठे हुए हैं तो संप्रेषण चलता रहता है, ये नहीं कि वो गूंगे जैसे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ये निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया, और हर स्थान पर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर जो चौथा दोस्तों, वर्तमान समय में हिंदी भाषा की स्थिति पर प्रकाश डालिए। आप लोग इसको खुद पढ़ लीजिए या तो फिर कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं करवा दूंगा दोस्तों। इसका आंसर भी मैंने नहीं बना। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है, और फिर इसको संक्षेप में उल्लेख भी करना है, ठीक है, कि भाषा क्या है, बोली क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाषा का अर्थ, उसके बाद फिर देखेंगे बोली का अर्थ, उसके बाद हम लोग देखेंगे भाषा और बोली में अंतर, ठीक है, कि भाषा और बोली में क्या हमारा अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भाषा का अर्थ। तो भाषा एक शब्द है, भाषा किस शब्द से बना, तो संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुआ, यानी कि भाषा जो है वो किस शब्द से, तो शब्द संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। मतलब जो हम लोग बोलते हैं या तो कहते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, भाषा बोलते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे के सम्मुख अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। मतलब देखिए दोस्तों क्या भाषा जो है ना वह एक साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति क्या करता है, अपने भाव और अपने विचार को जो भी उसके अंदर होता है वो दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, प्रकट करता है। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। संसार का सबसे जो प्राचीन है, ठीक है, संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, और ऋग्वेद से पहले भी संभव है कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज तक उसका कोई लिखित रूप से नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। देखिए संसार का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो क्या माना जाता है, ऋग्वेद, और ऋग्वेद से पहले भी संभव कोई भाषा विद्यमान रही हो, परंतु आज उसका कोई लिखित सबूत नहीं मिलता है हिंदी भाषा के अलावा, ठीक है। हिंदी भाषा का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। हिंदी जो भाषा है बहुत सारा पुराना है, यानी 1000 साल पुराना है, ठीक है। हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश से हुई है। कहाँ से हुई, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ वो अपभ्रंश से हुई है। हिंदी का जो विकास हुआ है ना हिंदी भाषा का, वो पहले संस्कृत से पाली भाषा हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, और अपभ्रंश से हिंदी हुआ। मतलब इस प्रकार से इसका विकास हुआ है। भाषा का प्रकार देखते हैं दोस्तों कि भाषा का प्रकार क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में भाषा का 2 प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। पहला लिखित, जो लिख करके एक दूसरे तक हम प्रकट कर सकते हैं। दूसरा मौखिक होता है। देखते हैं नंबर 1 लिखित भाषा। भाषा का वह स्वरूप जिसे हम अपने मान लिखा गया मन, क्या होगा यहाँ पे, मन, ठीक है। भाषा का वह स्वरूप जिसे हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे तक प्रकट करते हैं। मतलब लिख करके हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है, या तो लिखते हैं के प्रकट करते हैं या लिख करके पहुंचाते हैं, तो वो लिखित भाषा कहलाता है। जैसे ग्रंथ, पुस्तक, ये सब चीज़ें लिखा हुआ चीज़ है। कोई राइटर, कोई ऐसे लेखक थे जो लिख दिए और आज हम लोग उसको पढ़ते हैं, तो वो लिखित भाषा हो गया, वो लिख करके अपने चीज़ों को व्यक्त किए। लेकिन मौखिक भाषा में होता है बोल करके। भाषा का वह स्वरूप जिससे हम अपने मन के विचारों को बोलकर दूसरे तक प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे फिल्म और नाटक। फिल्म क्या, वहाँ पे फिल्म लिखा रहता है, हम लोग पढ़ते हैं, टीवी पर चलता है, ठीक है, वो हम सिर्फ सुनते हैं। नाटक कहीं प्रोग्राम होता है तो वो भी हम सुनते हैं, वो लिख करके वो लोग नहीं बताते, फिर लिख करके बताएंगे तो मज़ा ही नहीं आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों बोली का। तो बोली का अर्थ है किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा, जो छोटे क्षेत्र में बोले जाता है। जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पे खोरठा बोलते हैं हम लोग। तो जो क्षेत्रीय भाषा होता है छोटे क्षेत्र में, ठीक है, जो मुख्य भाषा से थोड़ा अलग हो सकता है। जो मुख्य भाषा मतलब जो हमारा मेन भाषा है उससे अलग होता है, जैसे भोजपुरी, खोरठा, ये सब चीज़ें। बोली भाषा का छोटी इकाई है ना। बोली जो है भाषा का क्या है, छोटी इकाई है। बोली जो है ना वो भाषा का वह रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। मतलब बोली जो है ना वो भाषा का वह रूप है ना जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। ये जो बोली है ना वो हर जगह नहीं बोली जाती है, कुछ जो ऐसे विशेष क्षेत्र है वहीं पर बोली जाती है। कभी कभी बोलियां विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती है। कभी कभी जो बोली होती है ना, छोटी छोटी बोली, जैसे मान लो कि हमारा खोरठा है, तो हम देखेंगे कि खोरठा बहुत ज़्यादा विकास कर रहा है, हर लोग बोल रहे हैं, तो कभी कभी खोरठा को ना भाषा बना दिया जाता है, यानी भाषा को रूप ले लेते हैं कभी कभी, मतलब बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं, ठीक है। हिंदी बोली में कई प्रकार की बोलियाँ शामिल होती है। जो हिंदी का बोली है ना इसमें कई प्रकार की बोलियाँ शामिल होती है जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। ये एक प्रकार की बोली नहीं है,
कई प्रकार की बोली की भाषा है जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी बोली का सांस्कृतिक महत्व है, देखो हम लोग जो बोली बोलते हैं ना उसका एक सांस्कृतिक महत्व है। जहाँ पे रहते हैं हम खोरठा बोलते हैं और हमारे एक रीति रिवाज से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाता है। और हमारा जो बोली है ना, हमारा जो भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, वो हमारे सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है, ठीक है। हिंदी बोली का प्रयोग जो है वो संवाद के लिए किया जाता है। संवाद मतलब बोलने के लिए, जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। और हम जो ग्रामीण में रहते हैं हम लोग वहाँ पे एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं खोरठा के माध्यम से, तो एक दूसरे से हम लोग जुड़ते हैं, है ना। अब देखते हैं दोस्तों भाषा और बोली में अंतर। तो सबसे ज़्यादा यहीं पर आपको चीज़ें समझना है जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। पहले आपको हेडिंग बनाना भाषा और बोली में अंतर, ठीक है। और आपको लिखना भाषा और बोली में अंतर इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे लिखना, आपको ये नहीं लिखना, लिखना भाषा और बोली में अंतर इस प्रकार है। उसके बाद पेज को आपको दो साइड में बांटना, एक ए साइड में और एक ये साइड में। इधर लिखना है भाषा और इधर लिखना है बोली। भाषा का एक पॉइंट बताना है तो एक पॉइंट बोली का बताना है, फिर एक पॉइंट बताना आपका भाषा का, तो फिर सॉरी दूसरा पॉइंट बताना भाषा का, तो दूसरा पॉइंट बोली का बताना। ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे पेज का कटिंग लिया। देखो भाषा एक क्षेत्र विस्तृत होता है, मतलब बड़ा होता है, लेकिन बोली का जो होता है क्षेत्र वो सीमित होता है, यानी छोटा होता है, ठीक है। भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है, यानी भाषा में साहित्य पाया जाता है, लेकिन बोली में साहित्य नहीं पाया जाता क्योंकि बोली छोटा होता है, ठीक है। जो भाषा में पाया जाएगा वो बोली में नहीं पाया जाता है। भाषा का उपयोग राज कार्यों में होता है, यानी पूरे राज कार्यों मतलब देश लेवल पर कोई भी कहीं काम है ऑफिस वगैरह में तो भाषा का प्रयोग होता है, ना कि वहाँ पे बोली का प्रयोग होता है, ठीक है। बोली का प्रयोग वहाँ नहीं होता है, सिर्फ बोली का जो उपयोग होता है वो बोलचाल की भाषा में ही किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट आते हैं, भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा सकता है, यानी भाषा के माध्यम से हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं अथवा शिक्षा सीखते हैं, लेकिन बोली के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसमें कई बोलियाँ हो सकती है, यानी भाषा के अंदर कई बोलियाँ हो सकती है। जैसे हमारा देश की भाषा हिंदी है, उसके अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है। इसमें भाषा समाहित नहीं होती है, लेकिन बोली में भाषा समाहित नहीं होगी क्योंकि भाषा बड़ी है और बोली छोटी है। तो भाषा में बोली आ जाएगी लेकिन बोली में भाषा नहीं आएगी, यानी बाप के अंदर बेटा आएगा लेकिन बेटा के अंदर तो बाप नहीं आ सकता ना। पाँचवा हो गया। उसका छठा देखते हैं। उदाहरण, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, तेलुगु ये हमारा भाषा है, लेकिन हरियाणी, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैताली, अवधी, खोरठा ये सब हमारा क्या बोली है। अब ये मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट दिखाए दोस्तों। उसके बाद फिर से मैंने एक दूसरा पेज लिया, इसलिए यहाँ पे आपको पहला दूसरा फिर से दिख रहा है, लेकिन आपको फिर से नहीं देना है। आपको छठा दे दिए, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां देते जाना जहाँ तक लिख रहे हैं। अगर 15 पॉइंट लिख रहे हैं तो 1 से लेकर 15 तक सीरियल बाय देना है। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए दे दिया है तो फिर से क्योंकि ये दूसरा पेज का कटिंग है, ठीक है। देखिए हो सकता है कि कुछ पॉइंट एक दूसरे से मैच करे तो आपको उसका माइंड नहीं करना है, बस मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जो पॉइंट सेम मैच कर रहा है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी सारे लिखेंगे। और 1, 2, 3 सीरियल बाय देना है। ये नहीं कि जहाँ पे मैंने छठा दे दिया फिर 1 से शुरू किया, ऐसा नहीं करना है। मैंने ये दूसरा पेज है इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, यानी कि भाषा बड़ा है और जो हमारा बोली है वो छोटा है। भाषा बोली का विकसित रूप है, यानी भाषा जो है वो क्या बोली का विकसित रूप, यानी कि एक समय में ये बोली ही रहा होगा लेकिन ये विकास करके इसलिए भाषा बन गया। बोली भाषा का लघुत्तम इकाई है, ठीक है, लेकिन जो बोली है ना वो भाषा का एक छोटा इकाई है और ये बड़ा इकाई है। भाषा में साहित्य होता है, बोली में साहित्य तो नहीं होता, ये चीज़ ऊपर भी देख लिए। एक भाषा की कई बोलियाँ होती है, भाषा में कई सारी बोलियाँ होती है लेकिन बोली जो होती है यहाँ पे अकेली होती है। विश्व साहित्य में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन बोली का विश्व साहित्य में कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं। तो विश्व में बोली को थोड़ी ना कोई जानता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाषा को जान सकते हैं। फिर से दूसरा पेज का कटिंग लिए। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, वही पॉइंट फिर से है। एक भाषा में कई बोलियाँ होती है, वही पॉइंट है, फिर से वही सारा पॉइंट्स है, ठीक है। देख सकते हैं मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। मैंने आपको भाषा में देखो व्याकरण होता है जबकि बोली में कोई भी व्याकरण नहीं होता है, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसी प्रकार से पेज को आपको 2 भागों में बांट देना दोस्तों, और इस प्रकार से आपको लिखना है आंसर, ठीक है। ज़्यादा उम्मीद है कि ये 5 नंबर में देगा, अगर 15 नंबर में भी देगा तो आपको ऐसा ही लिखना है, ठीक है। और एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, पेज को बांटना है, अच्छा से लिखना है, अंडरलाइन